एक हॉस्टल में ना कहीं-कहीं एक सेगमेंट होता है जो ना थोड़ा डरावना होता है, फिर लोग बोलते हैं कि मत जाओ। ये 4 दोस्त ना हॉस्टल में रह रहे होते हैं। इनके हॉस्टल में ना जो बेसमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे अलाउड नहीं है किसी को नीचे जाना। कैमरा अपना ऑन कर देते हैं, वीजा बोर्ड रखते हैं, बच्चे अपनी अपनी उंगलियां रखते हैं और वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी ऐसी इनको रीडिंग्स आती है, तो उतने में ऑडियंस को ना पीछे दिखता है इनके कुछ। एमिली जो है उसकी आंखें रोल होने लग जाती है ऊपर ऑल ऑफ अ सडन। और इसके पिक्चर्स भी मेरे पास 1-2 हैं, मैं वो दिखा दूंगा। नोटोरियस बच्चे थे, प्रिंसिपल रूम से उन्होंने पेपर लेकर करी थी। अब ये लोग डर गए थे बच्चे, इन्होंने क्या करा कि गार्ड के रूम में पेपर्स रख दिए। अब जब सारे सबूत गार्ड के खिलाफ मिले तो गार्ड को इंसल्ट करके उसको जॉब से निकाला गया। उनको पूरा था कि रिवेंज लेना है मुझे बच्चों से, तो बाल वाल ये सब मंगवा के वो उसने ब्लैक मैजिक एंड ऑल करना शुरू कर दिया था इन्हीं 4 बच्चों पे। नैना जो है वो इंटरव्यू के लिए जाती है, तो नैना उठती है और जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसे हाथ मिलाती है, बात करने के लिए जाती है। एंड रिसेप्शनिस्ट अचानक से रियलाइज करती है उसके हाथ में कुछ पिंच हुआ। उसके हाथ में जो ब्लड लग गया होता है ना, वो अचानक से उसको लिक करती है, वो चैंट करने लग जाती है कुछ कुछ, एंड अचानक से ऐसे स्नैप करती है। मैं ब्लड लीक करके चैन करने लगा। हाँ, सेम पैटर्न फिर से रिपीट होता है। मीरा का कहना था उनको अचानक से कि गले में कोई चीज़ अटक रही होती है, वो वॉशरूम जाती है और निकलता क्या है, ब्लड वॉमिट। एक उंगली निकलती है, किसी इंसान की उंगली। अभी सर्वेंट ने मीरा को कन्विंस कर लिया है कि हमें इसका रूम खोलना चाहिए, तो ऊपर जाते हैं। एक वुडू डॉल है और वुडू डॉल पे मीरा का नाम लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपको भी हॉरर और मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो रहस्य अनफोल्डेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आपके सामने और भी रहस्यमय कंटेंट लाते रहेंगे। अब लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए एंड एंजॉय द शो। तो मानस भाई, थैंक यू सो मच रहस्य अनफोल्डेड में आने के लिए। रहस्यमय पॉडकास्ट आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन एंड इट्स एन ऑनर आपसे बैठ के आज बात करेंगे और स्टोरीज कुछ हैं आपके साथ शेयर करें। श्योर। अभी जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने बताया कि पहाड़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और पहाड़ों में ऐसे तेरे हम देखते हैं काफ़ी तरह के ऐसी तरह की एंटिटीज़ भी होती है और बहुत तरह के ना ऐसे फोकलोर्स भी हैं जहाँ पे लोग बात करते हैं कि वहाँ के रक्षक के लिए कोई कोई चीज़ें होती हैं। काफ़ी अनहिडन प्लेसेस हैं माउंटेन्स पे। आपके पास क्या कहानी है माउंटेन्स का? ओके, सो पहाड़ों पे मैं जब जब भी गया हूँ ना, कुछ कुछ मेरे को हमेशा फील हुआ है, महसूस हुआ है। और जो मेरी पर्सनल स्टोरीज है, मैं तरह तरह के पॉडकास्ट में जाके शेयर कर चुका हूँ और मेरे साथ स्टोरीज आती हैं, सब्सक्राइबर्स भी शेयर करते हैं। और पहाड़ों से तो ऐसी ऐसी स्टोरीज आती है कि आप पूछना मत। तो वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स उन्होंने भेजा है, और जब सब्सक्राइबर्स की स्टोरी होती है ना, तो ऑडियंस ना उसको सुन के ही उनको ऐसा लगता है कि यार सब्सक्राइबर की स्टोरी है, अपनी स्टोरी सुनाओ ना, ऐसा होता है ऑडियंस को। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ऑडियंस को देना चाहूँगा। बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं आपको ना सारा जो प्रूफ्स एंड एविडेंसेस है उनके पिक्चर्स दे दूंगा। सो आई वांट कि जब जब मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ पे अप्रोप्रिएट लगे वो एविडेंसेस आप स्क्रीन पे लगा देना। श्योर। सो दिस इज़ जेन्युइन एंड रियल स्टोरी। क्या होता है कि अनिकेत नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो फॉरेन अब्रॉड कंट्री में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो उनकी स्टोरी आती है, और ये जो भी हॉरर इंसिडेंसेस हुए हैं वो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ है। ओके। पेरेंट्स के रहते हैं देहरादून में, अब वो अब्रॉड रहते हैं अपनी बहन के साथ में। और क्या होता है, इनकी एक टी स्टेट भी है। पेरेंट्स क्योंकि इंडिया में अकेले रह रहे हैं और बच्चों को थोड़ा कंसर्न होता है कि यार एक बुढ़ापे में अकेले रहने लगते हैं, तरह तरह की चीज़ें, अकेलापन आने लगता है। तो वो ना एक आइडिया देते हैं अनिकेत अपने पेरेंट्स को कि यार हमारा तो इतना बड़ा घर है, व्हाई डोंट यू जस्ट डू समथिंग कि थोड़ा चहल पहल बना रहे, व्हाई डोंट यू मेक इट इनटू अ पीजी, ताकि लोग भी आए रहें, आपको भी थोड़ा चहल पहल का वो हो। और उनके एक फ्रेंड थे, यानी जो पेरेंट्स थे उनके एक फ्रेंड भी थे, वो भी कपल पास में ही रहते थे। ओके। तो वो जो कपल है वो हेल्प करते हैं इन एडवर्टाइजिंग एंड एवरीथिंग। तो धीरे धीरे क्या होता है कि लोग आने लगते हैं पीजी में। तो बहुत दिनों तक ना कोई डील क्रैक नहीं होता है, यानी इनको ही वो बच्चे नहीं पसंद आ रहे हैं कि यार कुछ जम नहीं रही है। कभी कभार बच्चे आते हैं, उनको घर नहीं जमता है, पीजी नहीं जमता है। तो ऐसे कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, एंड एक दिन एक लड़की आती है। और मैंने अलग से स्पेसिफाई इसलिए किया क्योंकि इसी लड़की के साथ ही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ओके। इस लड़की का नाम है नैना। शी एंटर्स और आके बातचीत होती है, और जो ये लेडी हैं, जो मकान मालिक हैं, इनका नाम मीरा है। तो वो किसी तरह से ना बड़ी इम्प्रेस्ड है नैना से।
एंड कोई रीज़न नहीं है। बहुत खुश हैं कि जो नैना है वो इतनी सिंपल सोबर, बोलते हैं ना संस्कारी टाइप्स, जो ज़्यादातर बूढ़े लोगों को पसंद होता है कि हमारे घर में कोई रहे तो थोड़े से डिसेंट बच्चे होने चाहिए, तो वो बहुत पसंद करने लग जाती है। एंड मीरा का जो हस्बैंड है उनका नाम राहुल है। राहुल को ना चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ लगती है इन टर्म्स ऑफ कि मीरा कुछ भी ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। नॉर्मली आप बैकग्राउंड तो एक बार चेक करोगे ना कि बेटा क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आधार कार्ड या फिर कहाँ रहते हो। मीरा ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। अब राहुल हैज़ टू कम इनटू द रोल। तो राहुल ने पूछताछ करी और पता लगता है कि ये जो नैना है वो इस शहर में, देहरादून में न्यू आई हैं। एंड जिस कंपनी में ये जॉब करने के लिए आई हैं वो इन्हीं की कंपनी है, टी स्टेट की कंपनी। ओके। तो ऐसे हंसी मजाक भी होने लगती है, अरे वाह, आप हमारी कंपनी में जॉब करने आए हो और रहने भी इधर ही आए हो। तो नैना बोलती है कि हाँ, जिस तरह से आपने मुझे घर दे दिया है उस तरह से जॉब भी दे दोगे। हम्म। तो राहुल को बड़ी अटपटी चीज़ लगती है। अब फर्स्ट मीटिंग में खुलकर कुछ वो डांट नहीं सकता, ना कुछ बोल सकता है, वो नोटिस कर रहा है सब कुछ। बट समहाउ उनकी जो वाइफ है मीरा जो है वो सारी बातों से इन्फ्लुएंस लग रही है, एज ए वो इजीली सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है। मीरा क्या करती है, सेम लाइंस को रिपीट करती है, यहाँ घर दे दिया है, जॉब भी मिल जाएगी। राहुल को लगता है कि ये क्या हो रहा है, इट्स वेरी सस्पिशियस। जो भी है वो सामने कुछ बोलते नहीं है राहुल। एंड नैना को घर दे दिया जाता है, पीजी दे दिया जाता है। लड़की इतनी अच्छी लगती है, ये लोग डिनर पे इनवाइट करते हैं डाउनस्टेयर्स। पीजी ऊपर है, वो ऊपर रहती है, डाउनस्टेयर्स ये लोग डिनर में इनवाइट करते हैं। डिनर डिनर में साथ बैठे होते हैं। एंड पूरे डिनर में राहुल ये नोटिस करते हैं कि मीरा जो है शी इज़ नॉट द सेम मीरा एनी मोर। एज इफ वो नैना को पहले से ही जानती है। नैना जो कुछ भी बोल रही है उसके पीछे पीछे मीरा हर चीज़ को अप्रूव कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है, हर चीज़ पे राज़ी हो रही है कि हाँ सही है, सही बोल रही है। एंड आई कांटेक्ट ऐसे बना के रख रहे हैं एज इफ आपस में उनकी कोई बातचीत चल रही है, मीरा और नैना की। एक कांस्टेंट आई कांटेक्ट होता है ना कि हर कुछ सेकंड्स में फिर देख रहे हैं, एक स्माइल सी चल रही है। राहुल को सब कुछ बड़ा शक होता है। बट वो कुछ उस पॉइंट पे नहीं बोलता है। जब नैना चली जाती है, राहुल ना हिलाते हैं उसको, मीरा को, कि व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब नई लड़की है, आप पहले तो आपने कुछ पूछताछ नहीं करी, घर में ऐसे रहने दे दिया। एंड व्हाटएवर शी इज़ सेइंग जस्ट अग्रीइंग टू इट। अब मीरा जो है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि राहुल क्या बोल रहे हैं। मे बी वो एक हिप्नोसिस स्टेट में थी, जैसे वो लड़की गई तो बाहर आती है एंड शी डजंट नो कि राहुल क्या बोल रहा है, क्योंकि उनको कुछ याद ही नहीं है। क्योंकि चीज़ें न्यू चल रही थी, कुछ भी पक्का पक्का बना नहीं पा रहे थे, सब बस एक डाउटफुल सिचुएशन में थे कि हो क्या रहा है ये। नेक्स्ट डे क्या होता है, नैना जो है वो इंटरव्यू के लिए जाती है। सब लोग बैठे होते हैं, थोड़ा लेट पहुंचती है। उससे पहले और भी लोग बैठे होते हैं लाइन में। अ, भीड़ देखकर लगता है कि 1.5-2 घंटे से पहले तो इसका जो टर्न है वो आने नहीं वाला है। तो नैना उठती है और जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसे हाथ मिलाती है, बात करने के लिए जाती है। एंड रिसेप्शनिस्ट अचानक से रियलाइज़ करती है उसके हाथ में कुछ पिंच हुआ। बट शी डजंट माइंड इट, कि मतलब बहुत ही थोड़ा सा कुछ, हल्का सा कुछ खून आया और नैना के हाथ में भी लगा। नैना ने पूछा कि अच्छा कितने लोग हैं मुझसे पहले, कितना टाइम लग जाएगा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि 1.5-2 घंटा मैम कम से कम लग जाएगा। यू कैन बी प्लीज सीटेड हियर एंड यू कैन वेट फॉर योर टर्न। तो वो बैठती है और उसके हाथ में जो ब्लड लग गया होता है ना, वो अचानक से उसको लिक करती है और कुछ चैंट करने लग जाती है। उसने ब्लड लीक करके चैंट करने लगा। हाँ, वो हल्का सा वो जो कुछ प्रिक हुआ, शायद यस इसी ने ही यस कुछ प्रिक यस। करा था। वो चैंट करने लग जाती है कुछ कुछ। एंड अचानक से ऐसे स्नैप करती है, चुटकी बजाती है। एंड इस चुटकी का जो पर्पज़ है मुझे नहीं समझ आया है क्या है। बट जितना मुझे ऐसे डाउट है कि शायद उसने कुछ हिप्नोसिस का वापस से किया और चुटकी से शायद वो चीज़ एक्टिवेट होती है। ओके। क्योंकि उस चुटकी के जस्ट बाद वो खड़ी होती है और वापस रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि मैम इसके बाद मेरा ही नंबर है ना? रिसेप्शनिस्ट बोलती है हाँ, हाँ, बिल्कुल आपका ही नंबर। अभी बोल रही थी कि 1.5-2 घंटा कम से कम लगेगा। नाउ द सेम रिसेप्शनिस्ट कह रही है कि अभी आपका ही नंबर है। दिस वाज़ स्ट्रेंज। तो अभी इसका नंबर आ जाता है, वो उठती है, रूम में जाती है जहाँ पे इसका इंटरव्यू होना था।
अब राहुल ये चीज़ें साइड से नोटिस कर रहा होता है। राहुल को अगेन वही बात स्ट्रेंज लगती है कि अभी तो इतना लेट आई है, इसका नंबर पहले कैसे आ गया? समथिंग इज़ फिशी हियर। इंटरव्यू रूम जो होता है उसके अंदर जाती है, जो भी एचआर में बंदा बैठा होता है, उसके साथ जाके फिर से ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। नॉर्मली क्या हम अपने जो डेडिकेटेड सीट है, चेयर है, हम उधर बैठते हैं और अपना बातचीत करते हैं। ये जाती है फिर से हाथ मिलाने के लिए। सेम पैटर्न फिर से रिपीट होता है। वो हाथ मिलाती है, जो एचआर में है वो भी हाथ मिलाते हैं। अगेन उनके हाथ में कुछ प्रिक होता है। ये बैठती है अपनी सीट पे, ब्लड इसके हाथ में आया होता है। फिर से वो लिक करती है, फिर से कुछ चैंट करती है एंड स्नैप। कुछ चेंज होता है, कुछ तो चेंज होता है कि ये जो लड़की है नैना, वो एचआर से उल्टा बोलती है कि यू आर गोइंग टू सिलेक्ट मी, बाहर जाओ, सबसे बोलो इंटरव्यू इज़ ओवर, हमें हमें अपना कैंडिडेट मिल गया है, यू कैन गो। और वो एचआर उठता है और ये चीज़ें करता है। वो बाहर आता है, सबको बोलता है कि हमने जो कैंडिडेट चाहिए था वो मिल चुका है, यू ऑल कैन गो। सब लोग चले जाते हैं। राहुल को पता लग जाता है कि नैना हैज़ बिन सिलेक्टेड। राहुल को गंदा वाला सस्पिशन है, डाउट है। नाइट को नैना आती है घर में। राहुल इसका जो रेज्यूमे है वो देखता है और उसको यकीन नहीं होता है, यार ऐसा क्या खास था, एचआर ने क्यों इसको सिलेक्ट किया है। राहुल एचआर को कॉल करता है और पूछता है कि आपने नैना नाम की लड़की को जो सिलेक्ट करा है, व्हाट डिड यू फाइंड सो इम्प्रेसिव अबाउट हर। एचआर भी कंफ्यूज्ड है। एचआर को कुछ याद नहीं आ रहा है कि भाई मैंने क्या क्वेश्चंस पूछे थे नैना को, क्या इंटरव्यू लिया था, कुछ भी नहीं याद है। एचआर को बस इतना याद है कि नैना आई थी और नैना सिलेक्ट होके गई। एचआर वाज ऑल्सो कंफ्यूज्ड। वो जो भी कुछ बोल के थोड़ी बहुत जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करी, क्योंकि बात उस पे आ जाएगी कि भाई तुमने कैसे सिलेक्ट करा। तो झूठे मूठे कुछ भी तारीफ बोल के, कुछ भी स्किल्स गिना के बोलता है, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है। चलो ये बात हो गई। नैना इज नाउ सिलेक्टेड इन द सेम कंपनी शी इज वर्किंग। रात को सो रहे, नैना अपने रूम में सो रही है। रात को क्या होता है, 2-2:30 बजे राहुल को अपस्टेयर्स से आवाज़ आती है चलने की। अ, अब इनका घर ऐसा था ना कि आप नीचे से देख सकते हो कि ऊपर के कॉरिडोर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो राहुल जो अपने रूम से बाहर आके देखता है, वो देखता है कि कोई तो चल रहा है कॉरिडोर में। उसको लगता है कि यार इतनी रात में कौन चल रहा है? अगर नैना चल भी रही है, ये कोई रात को आवाज़ करके चलने वाला टाइम है क्या यार? नींद आ रही है, एवरीबॉडी विल गेट डिस्टर्ब्ड। तो ऊपर जाता है, उसको कोई तो फिगर जैसे दिखती है, बट वो अपने आप पे ही डाउट करता है कि शायद मैं नींद में हूँ, मुझे ही ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसे डाउट है। ऊपर जाता है, देखता है कुछ भी नहीं मिलता है। वापस नीचे आता है, सो जाता है, नथिंग हैपेंड। मीरा के साथ क्या होती है, थोड़ी-थोड़ी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो धीरे-धीरे ना और डिस्टर्ब्ड लगने लगती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, मीरा के साथ भी सेम चीज़ होती है। मीरा को भी आवाज़ आती है, मीरा ऊपर देखती है, उसको कोई तो फिगर चलती हुई दिखती है। मीरा को लगता है कि शायद जो नैना है वो रात को उठी हुई है, बेचारी बच्ची है। क्योंकि मीरा को बहुत प्यार है ना, हाउ कैन शी हेट नैना। या तो वो एक सिंपैथी का, बेचारी बच्ची परेशान होगी किसी बात के लिए। ऊपर जाके देखने की कोशिश करती है और इस बार राहुल को नहीं दिखी थी कोई। इस बार मीरा को नैना दिखती है, बट नैना नैना जैसी नहीं है। शी इज़ नॉट लुकिंग नॉर्मल। कुछ तो इसने वाइट कलर का पहना हुआ है एंड बाल बिल्कुल उसके लंबे-लंबे हैं, नाखून बहुत गंदे और काले हैं, चेहरा जला हुआ है और एक आँख नहीं है, दाँत बहुत गंदे हैं, ऐसा मीरा को दिखता है। तो मीरा जाके नैना को हिलाती है, "नैना" जस्ट टू मेक श्योर कि ये मैं जो भी देख रही हूँ, क्या ये सच है या फिर क्या है? खुद को कन्फर्म करने के लिए, "नैना" नैना ऊपर देखती है, बाल-वाल पीछे हो जाते हैं, एक आँख नहीं है, वही डरावना चेहरा। मीरा डर जाती है, वो भागने की कोशिश करती है। उतने में नैना मीरा का गला पकड़ लेती है, उसको चोक करने के लिए। गंदी तरह से चोक करने लग जाती है और मीरा जो है वो चिल्लाने लगती है। राहुल नीचे से भाग-भाग के आता है बचाने के लिए। और जैसे ही वो मीरा के पास पहुँचता है राहुल, मीरा बोलती है, "नैना मुझे मार डालेगी।" नैना, नैना नहीं है। तो राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। राहुल इज़ कन्फ्यूज़्ड कि ये क्या बोल रही है? खुद का गला खुद ही चोक कर रही थी मीरा हाँ और बोल रही है, "नैना मुझे मार मार डालेगी।" डालेंगे। नैना बाहर आती है। राहुल देख रहा है, नैना तो अपने रूम से बाहर आ रही है। तो मीरा भी देखती है कि यार नैना मेरे सामने से अभी निकल कर आई। तो कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है। एवरीबॉडी इज़ लाइक कन्फ्यूज़्ड कि हुआ क्या है यहाँ पे?
सबको ऐसा लगता है, यानी नैना को और राहुल को, कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मीरा। नैना को ऑब्वियसली सारी चीज़ें पता है, बट शी इज़ ऑल्सो प्रिटेंडिंग कि मैं भी इस चीज़ में मान रही हूँ कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मीरा। नैना अपने रूम में जाती है। राहुल क्या करता है कि मीरा को नीचे लेके आ जाता है, आके पूछता है कि ये क्या था। मीरा बोलती है कि राहुल, ये नैना ही थी, मुझे चोक कर रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ, बट आई एम श्योर उसने मुझे चोक किया है। राहुल बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी आप शांत रहो, सुबह देखते हैं। तो वो सो जाती है। राहुल कोई चीज़ नोटिस करता है कि मीरा के गले पे स्ट्रैंगुलेशंस के मार्क हैं, जले हुए। एक तो नॉर्मल स्ट्रैंगुलेशन होता है कि प्रिंट आ जाता है प्रेशर के वजह से। स्ट्रैंगुलेशन को हिंदी में अगर बोले तो स्ट्रैंगुलेशन को गला दबाने की जो जो निशान फिर है। निशान आ जाते हैं उसका। हाँ, हाँ। ओके। तो नॉर्मली जो गला चोक करने की जो निशान है, वो उँगलियों की निशान आ जाती है। बट एक बर्न मार्क थोड़ा अलग होता है, स्किन जल गई है। ओके ओके। तो राहुल देखता है कि मीरा की जो स्किन है वो जली हुई है। अभी राहुल के सस्पिशियस जो बिहेवियर है वो और बढ़ने लगा। उसको समझ तो आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, बट उसको एग्जैक्टली कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है कि इसको पकड़ सके कि हियर द थिंग इज देयर, जहाँ पे गड़बड़ी है। उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है। अगले दिन उठे, नैना की मीरा की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। राहुल देखभाल करने की कोशिश करता है, बट राहुल को क्योंकि काम पे जाना है, कंपनी भी तो चलानी है, तो वो नैना को ही असाइन कर देता है कि यार आप ना इनका ध्यान रखो, और बिकॉज आई हैव टू गो, घर पे कोई तो होना चाहिए, इनकी एज भी हो रही है, तो इफ़ यू कैन प्लीज़ टेक केयर ऑफ हर। अब नैना इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाती है। नैना बोलती है, क्यों नहीं, आंटी की तबीयत कौन देखेगा, मैं ही तो देखूंगी, मैं ही घर में हूँ, मैं ही देखूंगी। लेकिन सर मुझे ना आप प्लीज़ एक फ़ेवर करो। राहुल बोलता है, क्या फ़ेवर? बोलता है, मुझे ना वर्क फ्रॉम होम दे दो ना, मैं घर से ही काम कर लूँगी। तो राहुल बहुत खुशी-खुशी दे देता है कि ठीक है, आप घर से ही काम करो, बट लुक आफ्टर हर। तो राहुल अपने काम पे चला जाता है। मीरा की तबीयत धीरे-धीरे खराब होती गई, दिन ब दिन खराब होती गई, और तरह-तरह के उसको हैल्यूसिनेशंस होने लगे। अब ये हैल्यूसिनेशन तो मेरा कहना है, उनके लड़के का कहना है जिन्होंने मुझे कहानी बताई है, बट गॉड नोज़ ये हैल्यूसिनेशन था, ये सच में था। मीरा का कहना था उनको अचानक से उनके खाने में इंसेक्ट्स दिखने लगे। वो खाना अवॉइड करती थी, इतनी कमज़ोर हो गई। क्यों? क्योंकि खाने में इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, स्पाइडर्स निकल रहे हैं, कॉकरोचेस निकल रहे हैं। एक दिन क्या होता है, उनके गले में कोई चीज़ अटक रही होती है, वो वॉशरूम जाती हैं, उल्टी करने की कोशिश करती हैं, कुछ भी नहीं निकलता है, आँख-वाँख लाल हो जाती हैं, बहुत तेज़-तेज़ निकालने की कोशिश करती है, और निकलता क्या है, नेल्स, कील नहीं होती जो दीवार पे मारते हैं छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, वो निकल रही थी। वो निकलता है। अब ये सारी चीज़ें ना सुनने में बहुत फ़िल्मी लगती है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत रेयर लोगों के साथ होती है। बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊँगा, हो सकता है तो मैं अभी भी निकाल के दिखाऊँगा बात करते-करते। तो वो कीलियाँ वगैरह निकलती है, और नैना क्या करती है, उनको आके लिटा देती है। नैना अभी भी कंसर्न शो कर रही है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। शाम को राहुल घर पे आते हैं, 9-10 बजे करीब राहुल घर पे आते हैं। अब नैना की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, नैना ऊपर जाती है अपने रूम में। राहुल बात करते हैं कि क्या हो रहा है ये सब, है ना? कोई आइडिया है कि तबीयत ख़राब हो रही है, क्या हो रहा है? उसको फिर से उल्टी आने लग जाती है, बहुत गंदी तरह से। लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है, एज़ इफ़ कुछ फँस रहा है, वो निकालने की कोशिश कर रही है, कुछ भी नहीं निकल रहा है। वॉशरूम में जाती है मीरा, और वॉशरूम में जैसे ही मिरर में अपने आप को देखती है, और ये मिरर में देख के मीरा का कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मुँह से ना कोई हाथ ऐसे निकल रहा है। मैंने कहा कि शायद ये हैलुसिनेशन है, क्या है, वी हैव नो आइडिया, बट ये मेरा कहना है, मेरे मुँह से कोई हाथ निकल रहा है। राहुल पीछे-पीछे वॉशरूम में आ जाते हैं, उनकी पीठ पे हम थपथपाते नहीं है, जब किसी को उल्टी होती है, खाँसता है, तो हम पीठ पे थपथपाते हैं। राहुल जैसे पीठ पे थपथपाता है, मीरा के मुँह में से विथ ब्लड वॉमिट, विथ दैट एक उँगली निकलती है, किसी इंसान की उँगली, एंड दैट वाज़ लाइक, मुझे पता नहीं वर्ड यूज़ करना चाहिए, बहुत क्रेज़ी था ये। राहुल हो गया अभी पैनिक कि कुछ तो गड़बड़ है, नाउ ही इज़ श्योर देयर इज़ समथिंग देयर जो नैना करवा रही है। मीरा वहीं पे हो जाती है बेहोश। उसको घर पे लेटाते हैं, फटाफट से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आता है, छोटी-मोटी जो फर्स्ट एड टाइप्स का वो दे के शांत करा देता है। राहुल को कहीं न कहीं ये भी डाउट है कि शायद कुछ मेंटल इश्यूज़ भी है। साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं।
साइकियाट्रिस्ट को। अब क्योंकि पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, अब मेडिकल फील्ड इन चीज़ों को कैच नहीं करता है। साइकियाट्रिस्ट को अगेन वो डिप्रेशन वाले चीज़ों को वो कंसिडर करके उसी तरह के पिल्स एंड टैबलेट्स वगैरह दे के कि हाँ शी विल बी ऑलराइट। बट सिचुएशन कुछ भी सुधर नहीं रहा है। नैना को बोल दिया जाता है कि कुछ काम उसको दे दिया जाता है कि आप जाओ, क्योंकि राहुल को अब नैना पे शक है। तो नैना आउट ऑफ द स्टेट जाती है। राहुल भी अपने काम पे चले जाते हैं। मीरा को छोड़ देते हैं उनके सर्वेंट के उस पे भरोसे। सर्वेंट विल टेक केयर। सर्वेंट को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। सर्वेंट का नाम है अनीता, सो शी यूज्ड टू टेक केयर। तो एक दिन क्या होता है कि सर्वेंट के दिमाग में ना कीड़ा होता है कि उसको सब कुछ समझ आ रहा है। कई बार क्या होता है कि जब आप थोड़े से एजुकेटेड होते हो, थोड़े से अच्छा कर रहे हो ज़िंदगी में, आप इन सबको ना इतना नज़रअंदाज करते हो कि हैं कुछ नहीं होता है, ये ब्लैक मैजिक इन पैरानॉर्मल। बट थोड़े से जो नीचे क्लास के होते हैं ना, उनको इन सब चीज़ की बहुत नॉलेज होती है। तो सर्वेंट क्या करती है, मीरा को कन्विंस करती है कि मे बी हमें ऊपर जाना चाहिए और नैना के रूम में हमें देखना चाहिए। इससे पहले सर्वेंट को भी ना कुछ स्मेल भी आती थी पूरे घर में, बट मीरा को नहीं आती थी, राहुल को नहीं आती थी। सर्वेंट बोलती थी कि ये बहुत गंदी स्मेल है, साफ़ सफाई प्लीज़ हमें करवाना चाहिए, शायद कोई चूहा मर गया है, क्या है, साफ़ सफाई करानी चाहिए। और जब भी साफ़ सफाई करने की बारी आई है, जो नैना है उसने कभी अपना रूम नहीं खोला। हमेशा बोलती थी अरे नहीं नहीं मैं साफ़ कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सर्वेंट को मौका मिला है। कभी नैना ने तो अपना रूम खोल के साफ़ सफाई करने का मौका दिया ही नहीं है। अभी नैना नहीं है, अभी सर्वेंट ने मीरा को कन्विंस कर लिया है कि हमें इसका रूम खोलना चाहिए। मीरा भी बोलती है कि ठीक है भाई, हमारा ही घर है, ठीक है, ताला चाबी हमारे पास, हमें खोलना चाहिए। तो ऊपर जाते हैं, रूम खोलते ही एक अजीब सी फ्लेश मतलब मांस की सड़ी हुई बदबू आती है। अंदर जाते हैं, देखते हैं रूम में बहुत गंद है, चीज़ें फैली हुई हैं, और नीचे क्या देखते हैं, ऐसे ब्लैक मैजिक की चीज़ें पड़े हुए हैं, तरह तरह की अजीब सी बुक्स पड़ी हुई हैं। एक वुडू डॉल है और वुडू डॉल पे मीरा का नाम लिखा हुआ है। एंड ऑल ऑफ अ सडन नैना आ जाती है और गुस्सा करने लगती है कि मेरे रूम में तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। अब मीरा और जो सर्वेंट है वो उल्टा उसी से पूछते हैं कि भाई ये सब है क्या, ये वुडू डॉल पे मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है। नैना थोड़ा-सा पैनिक करती है एंड गेम को पलटने की कोशिश करती है कि नहीं-नहीं वो आपकी तबीयत ख़राब हो रही थी, ऐसा-ऐसा हो रहा था, तो मैं आपके लिए कुछ अपना पूजा कर रही थी एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द रिचुअल, मैं आपके हेल्थ के लिए ही कर रही थी। अब मीरा अगेन कन्विंस हो जाती है। मीरा को अलग ही पता नहीं क्या हिप्नोसिस है, प्यार है, कुछ तो नैना ने किया है, मीरा मान जाती है कि अच्छा, अच्छा बेटा ऐसा है क्या? तो बहुत वो वहीं पे बहुत काम डाउन हो जाती है और मान लेती है उसकी बात को। लेकिन सर्वेंट पे शायद वो चीज़ कोई काम नहीं कर रही थी। सर्वेंट चिल्लाने लगी कि ये गड़बड़ है, मुझे पता है तुम ये क्या कर रहे हो, और ये सब कुछ मैं समझती हूँ, मैं अभी पुलिस में जाऊँगी और सब कुछ ये बताऊँगी। उतने में ये जो नैना है, वो क्या करती है, एक चाकू लेती है, ये जो सर्वेंट है उसका करती है। सर्वेंट वहीं गिर जाती है। मीरा जो है वो चिल्लाती है, चीखती है, नीचे आ जाती है और बेहोश हो जाती है। अंटिल राहुल आता है, आके देखता है कि जो मीरा है वो सो रही है। जगाने की कोशिश करता है एंड देन रियलाइज़ करता है कि सो नहीं रही है, बेहोश पड़ी हुई है। जगाया, वो बेहोशी की हालत से अपनी उठी, उठ के चिल्लाने चीखने लगी, पैनिक करने लगी कि नैना मुझे मार डालेगी, नैना मुझे मार डालेगी, उसने अनीता को भी मार दिया। ऑल ऑफ अ सडन राहुल भी शॉक्ड। अनीता तो सामने खड़ी है, पानी का ग्लास लेके खड़ी है कि राहुल जो सर हैं वो आए हैं पानी देने के लिए। तो राहुल बोलता है कि मीरा ये क्या बोल रहे हो, अनीता तो ये खड़ी है ना साइड में। मीरा शॉक्ड कि नहीं, 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 अनीता कैसे ज़िंदा हो सकती है? मीरा ने बोला, "अनीता हम अभी ऊपर गए थे रूम खोल के, हमने सारी चीज़ें देखी थी।" अनीता बोलती है कि नहीं, हम तो ऊपर गए ही नहीं, आप तो यहीं हो, सो ही रहे हो। सब कुछ ऐसे बहुत चीज़ें घूम जाती है, और कुछ-कुछ इंसिडेंसेस ना बीच में ऐसे भी हुए हैं कि मीरा इतनी हैलुसिनेटेड थी कि बीच में ना उसको अपने कपड़ों में भी ऐसे कॉकरोचेस एंड इंसेक्ट्स दिखते थे।
वन फाइन डे व्हाट हैपेंड इज़ कि वो कपड़े अपने बदल रही थी और उसको कॉकरोचेस अपने अंडरगारमेंट में से, कपड़ों में से निकल के आने लगे, उसको खुद खाने लगे, ऐसा उसको लगता है। वो सब कुछ कपड़े-वपड़े फेंक के फाड़ के नेबर में चली जाती है। नेबर में जब जाती है तो सारे नेबर्स आके देखते हैं कि क्या कर रही है। उसने अपने आप को इतना ज़्यादा खरोंच लिया था, मतलब फ्लैश निकलने लगे थे। मतलब इस हद तक वो हैल्यूसिनेट कर रही थी। तो अभी क्या है, रूम में हैं और ये सारा कन्वर्सेशन चल रहा है कि जो नैना है उसने खंजर या फिर चाकू मार दिया है, बट कुछ भी ऐसे क्लैरिफाई नहीं होता है और मीरा को ही वो कर दिया जाता है, पागल सा ऐसे समझने लग जाते हैं। उसकी दवाइयाँ चल रही थी, कुछ भी चीज़ें सुधर नहीं रही है। राहुल फिर से अपने काम पे जाते हैं, नैना को फिर से भेज दिया जाता है। नैना अपने काम से बाहर है। वन फाइन डे राहुल वापस से घर में रात को आता है और वो देखता है कि मीरा जो है वो ट्विस्टेड पड़ी हुई है अपनी बेड पे, मुंडी पूरी घूमी हुई है, कीड़े मकोड़े कान में से, नाक में से, हर कहीं से निकल रहे हैं। राहुल ये सब देखता है और ऊपर देखता है तो नैना खड़ी है सामने। अब नैना ठीक उसी हालत में राहुल को दिख रही है जैसा हमेशा मेरा बताया करती थी। वही लंबे बाल, नाखून लंबे, लंबे। एक आँख नहीं है, चेहरा जला हुआ है। अब पता नहीं क्या होता है, 2-3 दिन बीत जाते हैं, सर्वेंट्स वगैरह नहीं आते हैं। सर्वेंट्स वो डेली के सर्वेंट्स नहीं थे। उनको बुलाया जाता था कि अच्छा आज काम है, आज आ जाओ। तो 2-3 दिन बाद सर्वेंट आते हैं क्योंकि गेट वेट कुछ खुल नहीं रहा होता है, तो वो तोड़ के अनीता, मतलब मल्टीपल सर्वेंट्स होते हैं, तो दो सर्वेंट्स थे शायद, तो दोनों मिलके, एक मेल था एक फीमेल था, तो दोनों गेट को तोड़ के अंदर आते हैं और ये देखते हैं कि राहुल भी पड़ा हुआ है, मीरा भी पड़ी हुई है। दोनों की गर्दन ट्विस्टेड है, हाथ पैर ट्विस्टेड है, दोनों की बॉडी सड़ने लगी है। 2-3 दिन में कोई बॉडी नहीं सड़ती है। दोनों की बॉडी सड़ने लगी है, पेल पड़ चुकी है, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और नैना नीचे ही बैठी होती है। नैना अचानक से गाली गलौज करने लग जाती है कि मेरा घर है, तुम लोग क्यों आए हो, मैंने थोड़ी बुलाया है। पुलिस ऊपर इन्वेस्टिगेट करने जाती है और उतने में ना इसको कॉल कर दिया जाता है, अनिकेत को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है। अनिकेत उतने में आके पहुंच भी जाता है। ऊपर जाके इन्वेस्टिगेशन में नैना का जो रूम है वो खोला जाता है। अभी नैना पे कोई शक नहीं है पुलिस वालों को, इट्स जस्ट दैट कि वो गालियाँ दे रही थी नीचे बैठ के गंदी गंदी। नैना नीचे ही बैठी हुई है, ऊपर पुलिस वाले जाते हैं, रूम खोलते हैं। ब्लैक मैजिक की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तरह तरह के बुक्स एंड चैंटिंग्स लिखी हुई पड़ी हुई हैं। वुडू डॉल है, एक पेंसिल से कुछ ना कुछ उसने ड्राइंग्स बनाए हुए हैं। इफ़ यू अलाउ मी आई कैन शो यू राइट नाउ। या श्योर। आप से ये मिला। ओह भाई साहब। दूसरी पिक्चर्स भी मैं समझाऊंगा क्या है। ओके। फिलहाल के लिए वो जो रूम के अंदर का यस जो यस व्यू है यस। वो ये है। और ये क्या है? हाँ, ये मैंने बोला ना कि जो उसने ड्रॉ करा हुआ था पेंसिल से सब चीज़ें। ओके। अब पता नहीं इसने क्या ड्रॉ करा हुआ था, ये सब चीज़ें कितने हैं। नंबर्स और पता नहीं। बाप रे बाप। सो स्केरी। व्हाट इज दिस? आई विल कम टू दिस सेक्शन। ठीक है। ओके। हाँ, तो उतने में अनिकेत भी आ चुका था और अनिकेत ने अपने एक फ्रेंड को भी बुला लिया था और वो जो फ्रेंड था वो साइकिक हीलर बोलते हैं शायद, वो था। तो इस फ्रेंड को ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी, बट पुलिस हो गई और जो सर्वेंट है इन सब लोगों को समझ तो थी, हाँ कुछ ब्लैक मैजिक एंड ऑल है, बट वो जो हीलर फ्रेंड है उसको एग्जैक्टली समझ आ रही है कि ये नैना का सब किया कराया है। अब पुलिस क्या करती है, नीचे आती है। नैना पे जो है वो बिल्कुल डाउट है, बट नैना नहीं होती है, नैना गायब है। अब सवाल ये उठता है कि जब नैना नीचे बैठी थी उसके साथ में किसी पुलिस वाले को खड़ा क्यों नहीं कर रहा था। मैंने बोला था ना कि नैना पे तो कोई डाउट था ही नहीं, नैना तो बस गाली दे रही थी कि यार तुम लोग मेरे घर पे क्यों आए हो, तो देर इज़ नो पॉइंट कि नैना पे कोई पर्सन खड़ा करके आए। जब पुलिस नीचे आती है नैना है ही नहीं, ढूंढ पूछताछ सब कुछ शुरू हो जाती है। घर को सील कर दिया जाता है, बॉडी निकाल के फोरेंसिक लैब में, मतलब पोस्टमार्टम एंड फोरेंसिक लैब एनालिसिस के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी घर में आते हैं, सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। अभी जो अनिकेत है वो इस घर में नहीं रहता, ऑब्वियसली क्राइम सीन हुआ है,
और इस घर में नहीं रहता, अपने फ्रेंड के पास ही रहता है। अब उसके फ्रेंड और अनिकेत के बीच में कॉन्वर्सेशन है। फ्रेंड ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करता है कि अनिकेत सच सच बता कि चीज़ क्या है, क्योंकि मुझे ही नेचुरल डेथ तो नहीं लग रही है। तो अनिकेत ने वो सारी स्टोरी बताई जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स उनके साथ कनेक्टेड थे, वो सारी चीज़ें शेयर करते थे अनिकेत के साथ। तो अनिकेत ने सारी चीज़ें बताई और फ्रेंड को नैना पे पूरा शक गया कि शी हैज़ डन सम ब्लैक मैजिक, और इसको क्या बोलते हैं, चढ़ावे के तौर पर शायद आपके पेरेंट्स को चढ़ा दिया गया है। ठीक है, कोई रिचुअल्स वो फॉलो कर रही थी। तो क्या हुआ, एक रात को जो हीलर फ्रेंड होता है वो बोलता है कि हमें ना चलना चाहिए, वी शुड फर्दर इन्वेस्टिगेट इट। जो भी फोरेंसिक एनालिसिस होना था, सब कुछ होना था, वो तो हो चुका, वो चल रही हैं चीज़ें। अभी रूम जो है वो सील्ड नहीं है, इट्स ओपन नाउ, अगर आपको रहना है तो आप रह सकते हो, बट अनिकेत अभी रह नहीं रहा है। तो जो हीलर फ्रेंड होता है बोलता है कि हमें अपने तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मतलब एक हीलर के नज़रिए से, है ना। एक तो हो गया कि पुलिस का नज़रिया, साइंस का नज़रिया, बट एनर्जी के नज़रिए से एक हीलर होता है, वो जाके सेंस करने की कोशिश करता है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही वो जाते हैं बालकनी में, मतलब घर के बाहर से ही एंट्री नहीं किया उन्होंने, बालकनी में नैना दिखती है, जबकि नैना गायब है। बालकनी में नैना दिखती है और ये दिखता है कि नैना अपने बाल जला रही है, मतलब अगेन में भी कुछ रिचुअल्स वगैरह कर रही है। अरे वही पिक्चर है जो आप बोल रहे थे कि क्या है। हम्म, यस यस यस, ये खुद अपने बाल जला रही है। हाँ, तो अंदर जाते हैं, देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वही सारे रिचुअल्स वगैरह के सामान पड़े हुए हैं, नैना वहाँ पे है नहीं। स्टोरी की बहुत सैड एंडिंग है कि कुछ कुछ भी नहीं पता लग पाता है। इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलता रहता है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखते हैं, नैना को देखने की कोशिश करते हैं, बट किसी भी फुटेज में नैना है नहीं। ये फोटो किसने लिया था? ये जो हीलर है, हाँ। बाहर से खड़े होकर उसने ली कि नैना दिख रही थी, और वो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला फ़ोटो है, इन्हीं हीलर और अनिकेत ने पुलिस वालों से पर्सनल रिक्वेस्ट करके फ़ोटो मंगाई है। ओ। तो फाइनली जो है वो जो लड़की है नैना है, वो कहीं नहीं मिलती है। सीसीटीवी फुटेजेस या तो गायब है, जो जो सीसीटीवी फुटेजेस बचे हैं उसमें नैना नहीं दिखती है, या तो वो ब्लाइंड स्पॉट उसने ढूंढ लिया था। अब लेट्स से वो रिसेप्शनिस्ट से बात कर रही है, अब फुटेज में आपको ऐसे दिखेगा रिसेप्शनिस्ट बात कर रही है किसी से, बट जिससे बात कर रही है वो फ्रेम में नहीं है, वो शायद फ्रेम के बाहर है। मतलब समहाउ शी मेड श्योर कि वो फ्रेम में ना आए, और जहाँ जहाँ वो फ्रेम में आई है वो फुटेजेस गायब है। सो इस तरह से स्टोरी खत्म हुई। और मैंने कहा है ना कि जो पैरानॉर्मल स्टोरीज होती है ना, इनका कुछ हार्ड प्रूफ आपको नहीं मिलता है। द ओनली फोटोज दैट आई हैड, मैंने वो आपको दिखाया। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं जब हम अनजान लोगों को एंट्री दे देते हैं, स्पेशली दूर दराज के पहाड़ी और जंगली इलाकों में, ये चीज़ें हो सकती बाप रे। है। पहाड़, पहाड़ से तो चीज़ें होती है। एक छोटा सा, मतलब ये कहानी तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है यार, हाँ, जिस तरीके से उनके साथ जो गुजरा है यार, जी बाप जी। रे बाप। एक ना ऐसे ही मैं, आप ऊटी गए हो कभी? नहीं। ऊटी जाना बहुत अच्छी जगह है, हम्म। और थोड़ी अच्छी किस्म में। अच्छी है सुबह में। अच्छा। हाँ, और शाम होने के बाद थोड़ा सा स्केरियस्ट हो जाता है, मतलब कुछ कुछ, नॉट एवरी लोकेशन। ओके। ऐसे ही एक बार अपने पेरेंट्स के साथ मैं गया था ऊटी घूमने के लिए, और सुबह में एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ऐसा बोटिंग वोटिंग बहुत होती है, बहुत बहुत सुंदर सी जगह है वहाँ पे। अच्छा। बड़ा सा एक सिटी के बीच में बहुत बड़ा सा लेक है जो बहुत दूर तक कनेक्ट करता है, और वहाँ जाके बोटिंग कर सकते हो, जो नॉर्मल बैठता है तैराक बैठता है, आई मीन बोट वाला बैठता है और आप हाँ। बैठ के बोटिंग करते हो। ओके। बहुत अच्छी जगह वहाँ पे, और सुबह में बहुत अच्छा मौसम था, बढ़िया। तो हमें बहुत बढ़िया लगा था, हम लोग सोचे थे कि शाम में भी आएंगे यहाँ पे, लगभग 7 बजे। तो अब हम जहाँ जिस शहर में रहते, तो हमें लगता है कि बाहर का ही मौसम वैसा ही होगा, बाहर का ही माहौल वैसा ही होगा, बट हर जगह की अपनी अपनी टाइमिंग्स होती है ना। जी। तो मैं सोचा शाम में 7 बजे वहीं वापस आएंगे, वहीं पर डिनर करेंगे। इट्स अ रियली गुड प्लेस। सोच रहे हो आप, लेक है, लेक के पास में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की जगह है, शॉपिंग करने की जगह है, कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसे हम लोगों ने पूरा घूमा, और फिर शाम में हम सोचे कि एट दी एंड वहीं जाएंगे। उस जगह का लोकेशन का नाम नहीं बताता हूँ मैं, अच्छा। क्योंकि वो इट्स वेरी गुड फेमस टूरिस्ट हाँ। प्लेस। तो वहाँ पे जब हम सब कुछ घूम फिर के वापस सोचे कि चलो वहीं पे डिनर करते हैं, जिस ऑटो वाले को बोल रहा हूँ मना कर दे रहा जाने से, मैं नहीं ओके। जाऊँगा। और लीजिए, नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं जाना है। अब भगा दे रहे, गाड़ी रोक ही नहीं रहे।
मतलब कुछ तो उनको पता है। हाँ, हाँ। बोले ऐसा क्या है, अभी तक सुबह तो सब रेडी थे। हम्म, 2 बार 3 4 5 ऑटो वालों को पूछो या फिर कैब वालों को पूछो, कोई मना ही, बोले कि उस रास्ते से मेरे को जाना ही नहीं है। हम्म, बहुत मुश्किल से एक माना, और पता है थोड़ा महंगा हो रहा था। बोले चलो ठीक है, टूरिस्ट लोग हैं इसलिए ऐसा कर रहे होंगे, हम्म, चलते हैं यार, वो बहुत अच्छी जगह है। मैंने ही फोर्स किया था अपने पेरेंट्स को। हम लोग वहाँ पहुँचे, ऑटो वाले ने उतारा, पैसा लिया और भगा दिया ऑटो वहाँ से। और जैसे हम लोग उतर के देखते आगे, बिल्कुल सुनसान, एक इंसान नहीं है वहाँ पे। और पता है इस तरीके का जगह पे आप जाओ ना, तो अलग से एक फील होता है कि कुछ ना अलग है, एक माहौल में प्रेजेंस फील होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, एनर्जी फील होती है। और उतर के ऑटो गई और आसपास को है ही नहीं। 2-3 मछुआरे हैं, जो मछुआरे क्या मतलब 2-3 वो जो दुकान उकान वाले बंद, ऑलमोस्ट बंद, जो होते हैं ना ठेला लगाते हैं, कैरी वैरी बेचते हैं, हम्म, वो लोग बस अभी बंदी करके ऑलमोस्ट निकल ही गए थे और कोई था नहीं। हाँ, मैं, मम्मी, पापा, बस हम 3 लोग। उस इलाके में दूर तक लेक है, सब सारे दुकान बंद, कुछ नहीं, बिल्कुल सुनसान। अब मम्मी बोल रही है यार कुछ गड़बड़ है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलते हैं। मतलब ऑफ कोर्स बंद है, अब जाना ही पड़ेगा, यहाँ अब कहाँ ही कुछ करेंगे। हम्म, अब वहां से हम वॉक कर रहे हैं, हमें ऑटो ही नहीं मिल रहा है, कोई रास्ते में ही नहीं आता है। shit, हम बोले यार ये क्या फंस गया यार, मैं मतलब मैं कोई मन था, और ये मुझे क्या पता ऐसा होता है, किसी से हम्म, पूछा भी नहीं। वो हम लोगों ने लेजिट वहां से कुछ दूर तक वॉक किया, ये नहीं यार यहाँ प्रेजेंस अच्छा नहीं लगा, अजीब सा फील हो रहा है। और अब समझ रहे हो, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर एक लेक है जहाँ पे दूर तक एक रास्ता है, ऐसे कर्वी रास्ते हैं, और कोई दिख ही नहीं रहा है 3 इंसान के बिना। कैसे कैसे हम लोगों ने, अब क्या करते, कुछ तो करना है, वॉक हम्म, करते 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 उस लेन को थोड़ा पार किए। फिर जाके एक ऑटो वाला दिखा, उसको हम लोगों ने प्लीड किया कि प्लीज़ प्लीज़ हमें यहाँ से लेके चलो, हमें पता नहीं था। ठीक है बैठो बैठो। फिर वहाँ से उसने हमें जगह पे छोड़ा। फिर नेक्स्ट टाइम हमने पूछा कि हम उस लोकेशन पे गए थे, तो जो रिसेप्शनिस्ट था वो होटल का, उसने बोला कि सर वहाँ पे रात में मत जाओ आप, वो सेफ़ नहीं है। वो ऐसे भी सेफ़ नहीं है, लोग बहुत लूटते उटते भी हैं, बट स्टिल हम्म, वहाँ पे कुछ ऐसा फील भी होता है, तो पे मत जाया करो। मुझे हम्म, पता नहीं था, बट वो जब मैं ऑटो से जब मैं उतरा था ना नीचे, वो कुछ अलग ही था यार। वो हम्म, एक इतना हैवीनेस फील हुआ था कि कहाँ आ गए हैं ये, कि कुछ तो है जो खींच रहा है, कि मतलब एक अजीब सा फील होता है, सर में हम्म। भारीपन होता है बिल्कुल। और मौसम भी बिल्कुल ठंड है ना, पहाड़ी इलाका है। सागर पैरानॉर्मल यही तो होता है कि हम्म। विच इज़ बियॉन्ड नॉर्मल। आपका आपके जो सेंसेस है, लॉजिकल जो सेंस है, हम्म। वो काम नहीं करता है, यार ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? इसी के साथ ना मेरे पास एक कनाडा से भी एक स्टोरी है। ओके। मेरे सब्सक्राइबर हैं वो, हम्म। वो मुझे स्टोरी बताते हैं, इनकी खुद की स्टोरी है। अभी वो इंडिया में आ चुके हैं और इंडिया में आने का जो कारण है हम्म। वो काफ़ी शॉकिंग है। फिलहाल तो हमने ब्लैक मैजिक कुछ इस तरह की चीज़ हमने डिस्कस किया। हम्म। एंड ये वाला जो केस है ना, दिस इज़ द टिपिकल, बोलते हैं ना हिंदी भाषा में कि कीड़ा था। ओके। लोगों को मस्ती नहीं होती है वो कि उंगली लकीड़ा। करके देखना है। तो वो कीड़ा था और उस कीड़े ने इनको भारत देश भेज दिया वापस। अच्छा। क्या हुआ, ये स्टूडेंट थे और 2014-15 के आसपास की बात है। ये वो ज़माना नहीं था जहाँ पे क्या बोलते हैं, ये वीजा बोर्ड और हम्म। चार्ली चार्ली ये बड़ा यस यस यस। इंटरनेट पे फेमस होने लगा था। लोग तरह तरह के चीज़ें करके पोस्ट कर रहे थे कि देखो हम्म। हमने भी किया, हमने भी किया। तो ये वो टाइम था। इंस्टाग्राम भी शायद नया नया आया था, फेसबुक लाइव वगैरह भी शायद आ चुका था। टाइम फ्रेम में आपको अंदाज़ा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज़ अराउंड 2015, वही एरा जो था। स्कूल के फ्रेंड्स थे इनके, इनका नाम तो समीर था, इनका फ्रेंड था ईथन, रायान और एमिली, राइट, याद आ गया। तो ये 4 लोग थे और जो ईथन था उसको कीड़ा था, और जो समीर था जो मुझे स्टोरी बता रहे हैं क्या क्या हुआ है, हम्म। ये क्योंकि भारत देश से थे तो उनको थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों का सेंस था। हम्म। मम्मी पापा अक्सर घोस्ट की कहानियां सुनाते हैं, तो ही वॉज वेल अवेयर, डरता था। ईथन को कीड़ा था। तो क्या हो, उस वक्त पे वीजा बोर्ड चार्ली चार्ली का बड़ा फेमस था, इनको भी था हम भी करेंगे। और इन्होंने सुना ये था कि इन दोनों गेम्स को ना एक साथ नहीं खेलना चाहिए, इट इज़ वेरी डेंजरस। इथन एक एक आर्टिकल पढ़ता है रेडिट पे, ये सब जानने के लिए कि क्या है ये चार्ली चार्ली, कैसे खेलते हैं क्या नहीं खेलते हैं। और उसमें ना वो यही देखता है, जो मैंने आपको बोला कि दोनों गेम्स को एक साथ खेलने नहीं चाहिए। हम्म। तो कोई बंदा इसको ना चैलेंज कर देता है, कॉमेंट चल रहे होते हैं आपस में, चैलेंज कर देता है कि अच्छा तू नहीं मानता है, नहीं मानता है तो एक काम करना, तू करके देख। हम्म। तो ईथन को है कीड़ा,
तो करके देखता हूँ। ईथन जाके रेहान, समीर और एमिली सबको बताता है। और ये 4 दोस्त ना हॉस्टल में रह रहे होते हैं। मेपल हॉल्ड रेसिडेंसी, जितना मुझे याद है। स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, हॉस्टल में रह रहे होते हैं। आपस में सब बातचीत करते हैं कि यार इसका ना सामान खरीदते हैं, वीजा बोर्ड, और चार्ली चार्ली करते हैं इसको, हम भी देखते हैं क्या होता है। समीर मना करता है, रहने देना, क्यों फालतू में। इनका रूम नंबर था 417, जितना मुझे याद है, हॉस्टल रूम का। तो ये जाते हैं, एक शॉप उनको मिल जाती है, और वहाँ पे ही सब जो वियर्ड चीज़ें नहीं होती, जो हैलोवीन रिलेटेड चीज़ें होती हैं, थोड़ा घोस्टली, अजीब अजीब किताबें, अजीब अजीब डेकोरेशन के आइटम्स, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के वो वीजा बोर्ड के लिए डिमांड करते हैं। तो वो अंकल वीजा बोर्ड दे देते हैं, और अंकल पूछते हैं कि बेटा क्या करोगे इन इन सब चीज़ों का। तो छुपाने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं, वो हैलोवीन है ना, तो हम डेकोरेशन वगैरह करेंगे, उस चीज़ के लिए ले रहे हैं। क्योंकि ये लोग बहुत उस एज के नहीं थे कि इन सब चीज़ों का एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए लें। अंकल को भी दिख रहा है कि यार बच्चे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। अंकल बिलीव करते थे ये सब चीज़ें होती हैं। तो अंकल बोलते हैं, बेटा जो डेकोरेशन वाली चीज़ें होती हैं ना, वो बोलती नहीं है। ऑफ कोर्स ये सारी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में चल रही है। बच्चों को समझ नहीं आता कि अंकल क्या बोल रहे हैं, बट अंकल का एक जो हिडन मीनिंग था कि बेटा इनको मजाक में मत लो, डेकोरेशन के लिए ये सब चीज़ें नहीं होती है। अब बट क्योंकि सामान उनका बिक रहा था, एट द एंड ऑफ द डे वो एक बिजनेस पर्सन थे, काम काज चलाना है, तो उन्होंने बेच दिया। अब एमिली बोलने लग जाती है कि अरे हमें चार्ली चार्ली भी तो करना है, हमें दोनों एक साथ भी तो करना है, याद दिलाती है। तो एथन बोलता है, अरे उसमें क्या चाहिए होता है, उसमें तो पेपर्स चाहिए होते हैं, वाइट पेपर्स, और पेंसिल तो चाहिए होता है, वो तो हो जाएगा। हाँ, अब अंकल देखते हैं कि यार मुझे फिर से बेचने का मौका मिल रहा है। अंकल कन्विंस करते हैं कि ऐसे कोई आम पेंसिल या फिर आम पेपर से नहीं होता है, ये स्पेसिफिकली पेपर्स एंड पेंसिल्स डिज़ाइंड है, आपको ये लेना पड़ेगा, उसी से ही होता है। तो अंकल ने अपना सामान चिपका दिया कि बेटा ये पेपर्स हैं, ये पेंसिल्स हैं, आप इनके साथ करोगे तो ही होगा, वरना नहीं होगा। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या? अंकल बोलते हैं हाँ। तो उन्होंने सामान खरीद लिया। अभी जाते हैं। अब इनको कोई जगह चाहिए जहाँ पे ये सब कर सकें, थोड़ा हॉन्टेड सा इनको लोकेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको भी वीडियो बनानी है, सबकी वीडियोस देख रहे थे। अभी इनको भी मस्ती है कि हम भी वीडियोस बनाएंगे, थोड़ा हॉन्टेड हॉन्टेड बैकग्राउंड दिखना चाहिए। इनके हॉस्टल में ना जो बेसमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे अलाउड नहीं है किसी को नीचे जाना। रीज़न क्या है मुझे भी नहीं पता, बट इट इज़ नॉट अलाउड। और इनमें मस्ती है, अब इनको बेसमेंट में ही करना है। अंधेरा सा लोकेशन है, नीचे जाना है, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चले गए नीचे, ताला वाला जो भी है खोल के नीचे चले गए। शायद गार्ड वार्ड को इन्होंने पटा लिया था, क्या था पता नहीं। ये नीचे चले गए, कैमरा अपना ऑन कर देते हैं, वीजा बोर्ड रखते हैं, बच्चे अपनी 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 उंगलियां रखते हैं, और वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी ऐसे इनको रीडिंग्स आती है, रीडिंग्स या फिर मैं बोलूँगा रिप्लाइज आना घोस्ट का, कि वो लाइव चल रहा था तो ऑडियंस सारी शॉक हो जाती है कि यार वाओ, ऐसी ऐसी रीडिंग्स तो हमने कहीं नहीं देखी, ऐसी ऐसी रिप्लाइज तो कहीं नहीं देखी। बट कहीं ना कहीं ये लोग मस्ती कर रहे थे, ये फेक कर रहे थे उस चीज़ को, आपस में ही पुश करके कर रहे थे। इन्होंने एक दूसरी वीडियो बनाई थी बिहाइंड द सीन कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ही मूव कर रहे थे। तो फिर चार्ली चार्ली की बारी आती है, इन्होंने चार्ली चार्ली भी खेलने की कोशिश करी। शायद उसमें ऐसा पूछते हैं कि चार्ली चार्ली आई यू हियर, ऐसे कुछ करके। और ये गेम तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक आप चार्ली से परमिशन ना ले लो कि कैन वी एंड द गेम, समथिंग समथिंग एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। बट द होल कॉन्सेप्ट इज़ दिस कि चार्ली से ही गेम शुरू होता है और चार्ली पे ही ख़त्म, जब तक चार्ली मना करे आप गेम ख़त्म नहीं कर सकते। तो चार्ली का भी रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें भी ये लोग फेक करने की कोशिश करते हैं कि पेंसिल ही तो है, तो फूक मार के उड़ा भी देते हैं, स्ट्रिंग से बांध के खींच भी लेते हैं सफ़ेद स्ट्रिंग से, पता नहीं चलता है। और इन लोगों में मस्ती इतनी थी कि मेन वीडियो तो डाल दी, और साथ साथ बिहाइंड द सीन में डाल देते थे अलग से पोस्ट करके कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने तो खुद ही मस्ती करा था, किया, ये सब मजाक मस्ती किया था। मजाक करी थी। तो वीडियो ना इनकी बहुत चल जाती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। लोग भी थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो गए हैं कि यार मतलब ठीक है, ये इनको सीरियसली लेना भी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को, ऐसी भी चीज़ें लोग करते हैं। तो बड़ी वायरल जाती है चीज़ें। अब ईथन को एक मेल आता है, एनोनिमस मेल, कि तुमने किया ट्राई? तो ईथन बोलता है हाँ ट्राई किया, हमने तो बिहाइंड द सीन भी डाला, देखो हम खुद ही कर रहे थे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ओरिजिनली। तो
ईथन को वो दूसरा मेल में रिप्लाई करता है, चैलेंज करता है कि ऐसे नहीं होगा, ट्राई बोथ द गेम्स टुगेदर, एक साथ खेलो, तब देखना, तब बताना मुझे। और कहीं ना कहीं मेल पे ये जो बंदा होता है, ये शायद वही बंदा होता है जो रेडिट पे इनके साथ कमेंट्स में चल रहा था ओके इनका। ओके। तो ईथन लेता है चैलेंज, सबको बोलता है कि यार एक साथ करेंगे अभी इसको। समीर एज ऑलवेज कि भाई रहने देना, हो तो गया, ठीक है, उसकी हालत खराब है। समाहू सबको कन्विंस कर लेता है कि चलो करते हैं। नीचे चलते हैं और इन्होंने शुरू किया, कैमरा सेटअप लगाया, फ़ोन ही इन्होंने यूज़ किया था, वीडियो लाइव कर दी। और दो लोग ऑन ईच ऑफ द गेम बोलेंगे इसको। सो एक वीजा बोर्ड पे, एक चार्ली चार्ली पे। अगेन इनकी मस्ती वस्ती शुरू हो जाती है कि भाई ऐसे कुछ नहीं होता, दो गेम खेल के भी दिखा देंगे, कुछ नहीं होता है। दो गेम एक साथ खेल रहे हैं और इनको कुछ भी नोटिस नहीं होता है, अपना मस्त मज़े ले रहे हैं, चीज़ें हिल रही हैं, ऑडियंस को ऐसे एहसास दिला रहे हैं कि देखो देखो देखो, हुआ हुआ हुआ। सेम इनके दिमाग में अभी भी है कि इसका बिहाइंड द सीन फिर से हम डालेंगे कि हम खुद ही कर रहे थे। तो उतने में ऑडियंस को ना पीछे दिखता है इनके कुछ, बट इनको खुद कुछ नहीं दिख रहा होता है। ऑडियंस कमेंट्स, लाइव चल रही वीडियो, ऑडियंस कमेंट करती है कि आपके पीछे कुछ है, वहाँ से कुछ गुजरा, वहाँ पे कुछ चीज़ गई। ये लोग लाइव कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अपना मस्ती में लगे हुए हैं। अचानक से क्या होता है, लाइट फ्लिकर होने लगती है और इनका जो लाइव है वो रुक जाता है, फ़ोन गिर के लाइव ख़त्म हो जाता है। अब ये लोग आके फ़ोन उठा नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि सच में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती है। लाइट्स बहुत तेज़ फ्लिकर होने लग जाती है, सारी लाइट्स फूट जाती हैं, पूरा अंधेरा हो जाता है। उतने में ये सारे लोग भाग जाते हैं। बेसमेंट में है, बेसमेंट से स्टेयर के बीच में एक वो गेट आता है। पुराने ज़माने में लिफ्ट्स कैसे होते थे ना, वो जो लोहे का ऐसे साइड में हम शिफ्ट करते हैं, जाली टाइप्स का होता यस यस यस। है, वो खोल के ये लोग ऊपर जाते हैं। और इनको ना ग्रोलिंग की आवाज़ आ रही होती है बेसमेंट से। अपने रूम जाके 417 खोलने की कोशिश करते हैं, बट गेट किसी तरह से खुल नहीं रहा था। मल्टीपल अटेम्प्ट्स में गेट खुला। उतने में एमिली नोटिस करती है कि जो ग्रोलिंग की आवाज़ है वो धीरे धीरे बहुत पास आ रहा है। जितने में वो ग्रोलिंग की आवाज़ पास आई, ये लोग रूम में एंट्री कर गए। अब अंदर आके हंस रहे हैं सब लोग, इस उम्मीद में कि मुझे नहीं पता लेकिन सामने वाले ने शायद मजाक करा है। सब ये समझ रहे हैं ना किसी ने मस्ती करी आपस में। तो सब एक दूसरे के साथ कंफर्मेशन लेते हैं, सही बता रायन तूने करा है ना, सही बता ईथन तूने करा है ना, एक दूसरे से पूछ रहे हैं इस उम्मीद में कि हम नहीं कराए सब कुछ। बट सब लोग मना कर देते हैं कि कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, यानी मस्ती किसी ने भी नहीं करी है, जो कुछ भी इनके साथ हुआ है वो सच में हुआ है। ऑल ऑफ अ सडन एमिली जो है वो अभी भी 417 में, एमिली का अलग रूम है, बट क्योंकि साथ में भाग के आए हैं, वो 417 में आ गई है। एमिली जो है उसकी आंखें रोल होने लग जाती हैं ऊपर ऑल ऑफ अ सडन। और बेड पे बैठे हुए थे, एमिली की आंखें रोने लग जाती है, एमिली अचानक से हवा में लेविटेट करने लगती है। अगेन ये स्टोरी सुनने में ऐसे लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये मुंह जुबानी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है, और इसके पिक्चर्स भी मेरे पास एक दो हैं, मैं वो दिखा दूंगा। तो एमिली हवा में लेविटेट करने लग जाती है, बच्चे सारे डर जाते हैं कि यार ये क्या हो गया है। और एमिली धड़ाम से वापस नीचे बेड पे गिरती है, आंखें वाँखें इसकी रोल हो गई होती हैं, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया होता है, इस नसें वगैरह जो होती है ना, वेन्स वगैरह बर्स्ट होने को आ रही है, मतलब ऐसे प्रेशर बन रहा होता है अंदर से, बहुत खतरनाक वाला हो जाती है। अ, उतने में क्या होता है कि इनका जो टीचर है, वो ये लाइव देख चुका था कि ये लोग बेसमेंट में जाके ये सब कर रहे हैं। टीचर अपने घर से निकल चुका था इनके पास आने के लिए, इनके इनके हॉस्टल में आने के लिए। उतने में वो प्रोफेसर जो होता है वो एंट्री कर लेता है और आके देखता है। वो प्रोफेसर ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता है, वो अपना क्रॉस वॉस लेके आया था, क्योंकि शायद उसको आइडिया था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब ही न्यू कि ये चीज़ कहाँ तक जा सकती है। तो अपना क्रॉस वगैरह लेके आया था। वो एमिली के सर पे ऐसे टच करता है और एमिली का यहाँ पे एक बर्न मार्क आ जाता है, जल जाती है एमिली और एमिली शांत हो जाती है। ये सब कुछ डिस्कस करता है बच्चों के साथ कि ये तुम लोग क्या कर रहे थे, मुझे पूरी बात बताओ, ये सामान वगैरह तुम लोग लेके कहाँ से आए। तो बच्चे बोलते हैं कि हम फलाने फलाने शॉप से लेके आए हैं सामान। तो टीचर बोलता है चलो शॉप में चलो, मुझे दिखाओ। एमिली को क्या करते हैं, बांध देते हैं, क्योंकि एमिली अभी शांत पड़ी हुई है, शायद बेहोश पड़ी हुई है, बट शी इज़ नॉट मूविंग नाउ, बट अभी कोई हरकत भी नहीं कर रही है। एमिली को चेन वगैरह से बांध देते हैं। तो ये शॉप में जाते हैं देखने के लिए कि किस शॉप से क्या सामान लिया है, क्योंकि टीचर को कुछ तो पता है, कुछ तो टीचर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है। उस शॉप में जाते हैं,
और जाके ये देखते हैं कि वो शॉप वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ। हाँ, मतलब वो जो शॉप है, यानी वो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो जो बिल्डिंग है वो है, तो शॉप एग्जिस्ट नहीं बट करता है। अंदर जो चीज़ें मिली थी वो नहीं है, वहाँ पे कुछ और शॉप है। हाँ। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। और उसका टीचर को समझ आ रहा होता है, वो फिर भी कंफर्मेशन लेने के लिए पूछता है, पक्का तुम इस जगह पे आए थे ना? तो बच्चे बोलते हैं सर शॉप यहीं थी, ये जो शॉप है ये नहीं है, एग्जैक्ट इस लोकेशन पे हमने लिए थे सामान, यहीं से लिए थे। तो उसके टीचर को समझ आ रहा होता है। साइड में एक बुके बेचने वाली लेडी थी, उससे पूछताछ करते हैं बच्चे कि यहाँ पे एक हेलोवीन के जो सामान मिलते हैं वो वाली शॉप है ना? तो लेडी बोलती नहीं। बच्चे बोलते हैं अरे वो बूढ़े से अंकल नहीं हैं जो सामान बेचते हैं? तो लेडी बोलती बेटा आप शायद इन बूढ़े अंकल की बात कर रहे हो, उनको तो मारे हुए कई साल हो गए। अब लेडी के पास शायद कोई पुराने फोटोग्राफ्स वगैरह होते होंगे, उन्होंने निकाल के बच्चों को दिखाया कि ये बूढ़े अंकल ना। बच्चे बोलते हाँ। अब लेडी को समझ आ गया, लेडी भी कुछ जानती थी। लेडी बोलती बेटा ये गुजर गए हैं काफ़ी सालों पहले, लेकिन हाँ अगर आपको कुछ जानना है तो मैं इनका एड्रेस दे देता हूँ, इनकी फैमिली जहाँ रहती है आप वहाँ जाओ, आपको जो भी जानना है पूछना है वहाँ पूछो। सर एंड इन लेडी को चीज़ें समझ आ रही है, बच्चे कन्फ्यूज हैं। तो सर और ये जो बच्चे जो हैं ये जाते हैं, जाके फैमिली में उनका जो बड़ा बेटा होता है वो उस फैमिली में रहता है, उससे पूछताछ करते हैं उनके पिता के बारे में। तो बड़ा बेटा ना कुछ चीज़ें रिवील करता है कि हाँ मेरे पापा थे और ऐसे ऐसे शॉप उनकी थी, लेकिन वो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थे। तरह तरह की एंटिटीज़ को, जो गुड एंटिटीज़ होती हैं, उनको कैद करते थे और उनसे काम करवाते थे। एंड एक दिन ये चीज़ बैकफायर कर गई। वो शायद एक साथ दोनों ही चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, चार्ली चार्ली एंड द वीजा बोर्ड एक साथ दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। और इंस्टेड ऑफ गुड एंटिटी कोई डीमन बोलते हैं शायद, जो कि बहुत पावरफुल होता है, वो आ गया था और उसने मेरे पापा के सोल पे फीड किया। यानी पापा का शरीर है लेकिन पापा की आत्मा नहीं है अंदर। तो वो डीमन ही के वजह से मेरे पापा जो है वो गुजर गए। तो बहुत ही डार्क हिस्ट्री उसने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई। अभी बच्चे भी शॉक्ड, परेशान। टीचर को तो ऑलरेडी आइडिया था। ये लोग वापस रूम में आते हैं एमिली को देखने के लिए, चेक करने के लिए। एमिली अभी थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी थी, बट अभी भी वो ना थोड़ी कमज़ोर है। नॉर्मल इन द सेंस वो ह्यूमनली बिहेव कर रही है, बट उसको देख के लग रहा है कि ख़त्म हो गई है बिल्कुल, जैसे श्रिंक हो गई है, आंखें वाँखें से डार्क सर्कल्स आ गए हैं। अब इनका इन्वेस्टिगेशन बच्चों का और सर का भी चल रहा है, बट एमिली के आसपास ईथन को छोड़ देते हैं कि ईथन यू लुक आफ्टर एमिली। सर और बाकी जो बच्चे हैं वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। एमिली अभी भी बंधी हुई है। जब सर और बाकी बच्चे बाहर हैं, एमिली बहुत इमोशनल वे में ईथन से बोलती है कि यार मुझे ना तू खोल दे, मतलब क्यों बांधा हुआ है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ ऐसे जकड़े हुए हैं, यहाँ पे देखना छिल गए हैं मेरे हाथ, खोल दे मुझे। ईथन समहाउ मान लेता है, कन्विंस हो जाता है, ईथन खोल देता है। एमिली उतने में ईथन को ऊपर उठा देती है, उठा के उसको पटकती है, नीचे पटकती है, दीवारों में पटकती है। उतने में सर और ये जो बाकी बच्चे हैं वापस आ जाते हैं। जब वो आते हैं, उनका जो नज़ारा था वो ये था, प्रॉपर उनका जो व्यू था कि एमिली चढ़ी हुई है इथिन के ऊपर और वो वॉमिट कर रही है, मुंह से लिक्विड निकल रहा है। इट्स नॉट नॉट एग्जैक्टली वॉमिट, बट कुछ थिक लिक्विड निकल रहा है। एंड वो जो लिक्विड है वो ईथन के मुंह में जा रहा है। मतलब एमिली ऊपर है, ईथन नीचे है, ठीक है, उसके मुंह में जा रहा है। एंड देन एमिली गिर जाती है। ईथन अचानक से अपनी आंखें ऊपर रोल करने लगता है, छटपटाने लगता है, आंखें रोल करने लगता है, जिससे ये समझ आता है कि वो जो भी एंटिटी थी वो एमिली को छोड़कर ईथन में आ चुकी है। और वो जो एंटिटी थी, जो उस बूढ़े बाप के बच्चे ने बताया कि शायद डीमन था, जो वो प्योर सोल पे फीड करता है। तो एमिली वॉज द फर्स्ट टारगेट। अब एमिली से जो भी प्योर लड़की थी, बहुत सिंपल सोबर थी, तो एमिली को उसने टारगेट बनाया। अब जब एमिली पे फीड किया, एमिली से उसको जो भी चाहिए था उसने ले लिया,
उसके बाद अब एमिली कोई काम की नहीं, एमिली को फेंक कर वो ईथन में घुसा है। अब ईथन को भी पूरा यूज़ करना है। एमिली वहाँ पे पड़ी हुई है। अभी बच्चे भागने लगे। इनके जो सर हैं वो अपना वही क्रॉस वगैरह निकालते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। ये क्या करता है, ईथन अपने सर को पकड़ लेता है गर्दन से, फिर से वापस उठाता है, पटक पटक के ज़मीन पे ही पटक पटक के मार देता है। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से, इतनी ताकत कहाँ से ही पटक के मार देता है। समीर और जो एमिली है वो भाग रहे होते हैं। रायन भी है। अ, वो तीनों भाग रहे होते हैं और एमिली समहाउ इतनी कमज़ोर पड़ गई है, ईथन ना वापस एमिली को पकड़ लेती है और उसकी भी गर्दन तोड़ के उसको मार देती है। दोनों को मार दिया। अब ये भाग रहे होते हैं। आपको वो याद है कि स्टेयर्स को कनेक्ट करने के लिए वो पुराना टाइप का गेट होता है। ये दोनों भाग रहे होते हैं, समीर आगे भाग रहा होता है, रायन भी पीछे-पीछे भाग रहा होता है और इनके पीछे-पीछे जो ईथन है उसको कहीं से एक कुल्हाड़ी मिल जाती है, वो कुल्हाड़ी लेके भाग रहा होता है और साथ-साथ कुछ चैंट कर रहा होता है। चैंट तो एग्ज़ैक्टली नहीं कहूँगा, कुछ गाने टाइप का गा रहा है, मतलब एक टोन में गा रहा है वो और पीछे-पीछे भाग रहा है। समीर समहाउ तेज़ी से वो निकल जाता है। और वो जो गेट होता है ना, वो गेट पे से रायान निकल ही रहा था, मतलब एक पैर ऑलमोस्ट उसने गेट के पार रख दिया था टू गो ऑन टू द स्टेयर्स। एक पैर अभी भी गेट के इस तरफ था, वो ग्रिल वाले गेट के अंदर था। ईथन जो है उसमें इतनी ताकत आ गई, उसने वो गेट को धड़ाम से बंद कर दिया और बीचों बीच वो जो रायन था, एक पार्ट उधर एक पार्ट इधर। और मैं इनकी कॉरिडोर की भी फ़ोटो भेज दूँगा। इवन जब एमिली पोसेस्ड हो गई थी, एमिली भी कॉरिडोर में देखी गई थी। बहुत ही अजीब सी वॉक के साथ वो देखी गई थी और वो भी फ़ोटो शायद में होगा, तो मैं पहले कॉरिडोर दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज़ द कॉरिडोर। ओके। आपको इस उँगली के साइड रूम नंबर 417 दिखेगा, यस यस ठीक है? यस। और दिस इज़ द प्रॉपर ह्यूमन फिगर ऑफ एमिली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से वो दिख रही होगी। मुझे लगता है मे बी नाइट विज़न है या क्या है पता नहीं। बट मैं आपको वॉक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही मैनली और अजीब वे यस में यस यस वॉक यस। करने लग गई थी एमिली। तो हाँ, तो रायन क्या हुआ, 2 पार्ट में वो स्प्लिट हो गया। समीर जो है वो बेचारा बच गया क्योंकि उसको ना इंडियन फैमिली से था, उसको पेरेंट्स ने हनुमान चालीसा वगैरह बोला था, शायद वो चैंट वगैरह करने लग गया था, समीर का ये कहना है। तो वो भागते हुए किसी चर्च में, जो पास में चर्च होता है उधर चले जाता है और नोटिस ये करता है कि जैसे वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, ईथन जो है बिल्डिंग से बाहर नहीं आ पाता है, यानी उसके अंदर जो डीमन है वो बिल्डिंग से नहीं बाहर आ पाता है। तो जाके उस चर्च में जाता है और वहाँ पे जो भी फादर थे, उनको इसने सारी बातें बताई और फादर को कहीं ना कहीं इस चीज़ की हिस्ट्री पता थी। फादर बोलते हैं लेट्स गो बैक, चलना चाहिए हमें वापस। अम, आते हैं तो फादर को ईथन तो दिख रहा है, लेकिन ईथन के पीछे जो एनर्जी है वो भी दिख रही है। फादर को अच्छे से दिख रहा है कि ये डीमन खड़ा है सामने, वेट कर रहा है। तो फादर वहाँ पे जाते हैं, ईथन को जो भी अपने चैंटमेंट करके ईथन को शांत करने की कोशिश करते हैं। अभी ये इनकी जो मरने की जो स्टोरी ना यहाँ ख़त्म हो गई। अब मेन जो ट्विस्ट आता है वो आता है इसका बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्टोरी, कि ये हो क्या रहा होता है। फादर ना पूरी बात बताते हैं, फादर को क्योंकि स्कूल की हिस्ट्री भी पता थी। फादर इस डीमन के बारे में पूरी बात बताते हैं। कहते हैं कि ये जो भी डीमन है, ये जो भी एंटिटी है, ये वही ओल्ड मैन है जिसके शॉप से तुमने ये चीज़ ली थी। ओह! उस बोर्ड में वो खुद एग्ज़िस्ट करता है। अच्छा। जैसे हम लोग वो नहीं बोलते एनाबेल यस, में यस, यस। उसको एक बॉडी की तरह यूज़ करते हो, यूज़ करते हैं, यस। तो इसके अंदर वो बूढ़ा एग्ज़िस्ट करता है। रीज़न क्या है कि ये जो बूढ़ा था ना वो इसी स्कूल में गार्ड था। ओके। हाँ, और कुछ शैतानी बच्चे थे, पेपर ये लोग लीक करने की कोशिश कर रहे ये थे। स्टोरी उन्होंने ही बताया, ये गार्ड वाली भी? समीर ने मेरे हाँ, को मतलब बताई। उसमें ही था ये भी? हाँ, ये जो भी गार्ड वाली चीज़ है ना, हाँ। वो ये बता रहा है। जो फ़ादर हैं, ये समीर को बता रहे हैं, ओके, ठीक है। ठीक है? नाउ समीर ने सारी चीज़ें बताई। तो ये जो बूढ़ा आदमी था, वो यहाँ पे गार्ड था और ये कुछ नोटोरियस बच्चे थे, उन्होंने पेपर लीक करने की कोशिश करी थी। प्रिंसिपल रूम से उन्होंने पेपर लीक करी थी, एग्ज़ाम्स के पेपर जो थे, और समहाउ ये बात भी लीक हो गई है कि पेपर लीक हो गए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल चुका था स्कूल के साइड से। अब ये लोग डर गए थे बच्चे, इन्होंने क्या करा कि गार्ड के रूम में
पेपर्स रख दिए टू प्रूव कि गार्ड ही शामिल है, हम नहीं हैं, ताकि खुद ना पकड़े जाए। अब इन्होंने कुछ कैश वगैरह भी गार्ड के रूम में रख दिया था, ताकि पक्का पक्का प्रूफ मिल जाए कि गार्ड ही इन्वॉल्व है। अब जब सारे सबूत गार्ड के खिलाफ मिले तो गार्ड को बड़ा ह्यूमिलेट किया, इंसल्ट करके उसको जॉब से निकाला गया। और जब जब भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं पे भी थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट होने लगा कि बच्चों पे शक आने लगा, ये बच्चों ने पैसे ऐसे दे के सबको अपने साइड में कर लिया था, तो सब कुछ घूम फिर के उस गार्ड पे आ गया था। गार्ड को बड़ा बड़ा ह्यूमिलेट करा गया, जॉब से निकाल दिया उसके। अब उस कंट्री में ना, बाहर के देश में ना, इन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं यार, मतलब चोरी चकारी करना। तो उसके बच्चों ने, उसकी फैमिली ने उसको डिसऑन कर दिया, और जो बड़ा बेटा था ना, जिसने पूरी स्टोरी बताई थी कि मेरे पापा ब्लैक मैजिक उन्होंने करते थे, उसको तो ये स्टोरी बताते, इसको पूरी स्टोरी नहीं बताते। पूरी स्टोरी तो अभी ये फादर जो है वो बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब इसको डिसऑन कर दिया था, तो उस बड़े बच्चे ने ही अपने पापा को रखा। और ये जो शॉप थी ना हेलोइन वाली, वो उस बड़े बच्चे की ही थी, बट क्योंकि फादर के पास अब कहीं नौकरी थी नहीं, तो ये जो शॉप है अभी फादर को ही सौंप दिया गया। फादर ही चलाते थे, दोनों मिलके चलाते थे। अब फादर जो है, जो ओल्ड मैन है, उसको ब्लैक मैजिक एंड ऑल के बारे में कहीं से पता लगता है, क्योंकि शॉप ही उस तरह की है। तो वो ब्लैक मैजिक्स एंड रिचुअल्स में घुस चुके थे, तो उनको पूरा था कि रिवेंज लेना है मुझे बच्चों से। तो वो डॉल बनाना, अब स्कूल का एक्सेस तो था ही, जान पहचान तो थे ही, तो भले ही जो जो सीनियर्स थे उनके नज़रों में इसको निकाल दिया गया है, बट जब आपके पास सालों से आप काम कर रहे हो, बॉन्ड्स एंड कनेक्शंस हैं, तो आपको स्कूल के अंदर घुसने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी टाइम पे रात को घुस सकते हो, और आपको जो भी सामान चाहिए मंगवा भी सकते हो। तो बाल वाल ये सब मंगवा के वो उसने ब्लैक मैजिक एंड ऑल करना शुरू कर दिया था इन्हीं 4 बच्चों पे। ऐसा कुछ होने लगा कि बच्चों को भी हेल्यूसिनेशन होने लगा था। वो तरह-तरह की चीज़ें देखते थे, अपने खाने वो सड़े हुए देख रहे हैं। आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा ये सब बढ़ने लग गया था। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि ये इसके जो 4 बच्चे थे, इनमें 2 ना लड़कियाँ थी। तो ये 2 लड़कियाँ ना स्पोर्ट्स प्लेयर थी। तो 2 लड़कियाँ ना एक-दूसरे को मैसेज करती हैं कि लेट्स कम टू द ग्राउंड एंड लेट्स हैव अ प्रैक्टिस सेशन। और बट रियलिटी में एक-दूसरे को इन्होंने मैसेज किया ही नहीं था। तो ग्राउंड में गर्ल नंबर 1 पहुंचती है, ढूंढती है गर्ल नंबर 2 कहाँ है, नहीं मिलती है। गर्ल नंबर 2 भी पहुंच जाती है, नहीं मिलते हैं। तो जब ग्राउंड में पहुंचते हैं, उनको एक बूढ़ा बूढ़ा आदमी दिखता है। तो ये बूढ़ा आदमी शायद कुल्हाड़ी के साथ तैयार था, उसने पहली लड़की को मार दिया। दूसरी लड़की भागने की कोशिश कर रही थी, इसके ऊपर पेट्रोल वेट्रोल छिड़क के इसको भी मार दिया। और वो जो 2 लड़के थे, वो आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा वो सब चल रहा है। जब वो ग्राउंड में आए, उन्होंने देखा ये सब चल रहा है, तो उन्होंने पुलिस वुलिस बुलाया। जितने में पुलिस आई, तो इस गार्ड ने अपने आप को उसी ग्राउंड में जला के मार दिया था। और इस गार्ड ने बोला कि ये जगह मेरी है, आप ये मत समझो कि मैं ये इस जगह को छोड़ के जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। तो तब से वो जो गार्ड है, शायद वीजा बोर्ड को अपनी उसने जो भी घर है, क्या बोलते हैं उसको, शेल है जो भी है, उसने बना लिया है। तो गार्ड एग्जिस्ट करता है, और समीर देश वेश छोड़ के वहाँ से भाग आया। जो भी फादर ने और जो भी सोल्यूशन वगैरह करना था उन्होंने किया होगा शायद। समीर भारत देश आ गया, अपनी उसने फर्दर एजुकेशन इंडिया में कंटिन्यू करी। दिस वाज द स्टोरी फ्रॉम समीर साइड। तो समीर अभी कहाँ रह रहा है? समीर अभी मुंबई में रहता है। अच्छा, मुंबई में हाँ रहता है। जी। उफ, कीड़ा जो होता है ना। कीड़ा ईथन को था, जिसके वजह से बच्चे फंस गए। मतलब एक एक दोस्त आपका ना हमेशा होता है, उसको सब में उंगली करना है। मतलब मैं ऐसे उंगली तो नहीं, बट आपने हॉस्टल हॉस्टल की कहानी बताई ना, तो मैं भुवनेश्वर में पढ़ाई किया, उड़ीसा में। अरे वाह, हाँ, हमारे स्टेट से। यस, आपके स्टेट से। वहाँ पे जब मैं एक हॉस्टल में ना, कहीं कहीं एक सेगमेंट होता है जो ना थोड़ा डरावना होता है, फिर लोग बोलते हैं कि मत जाओ, या फिर अब जाओ तो जो प्रेजेंस जो मैंने बोला कि मुझे जब ऊटी में था तो फील हुआ था। मुझे एक जगह था जहाँ पे एक, मतलब इट्स लाइक कि 2 बिल्डिंग को कनेक्ट करने वाला एक वो था, ब्रिज जैसा था छोटा सा, और वहाँ पे कोई नहीं जाता था, बिल्कुल अंधेरा रहता था उस जगह पे। मैं हम मतलब कोई जाता ही नहीं था, तो मैं भी नहीं कौन, मतलब वो अजीब सा, बिल्कुल दूर में ना, आपको हॉस्टल एंड होते होते एक बिल्डिंग को दूसरे बिल्डिंग से करने के लिए कनेक्टेड ब्रिज था। जहाँ बोलते कि कुछ है, गड़बड़ है, क्या है सच में नहीं पता। बहुत लोगों की कहानी है, मतलब ना हॉस्टल में लड़कों की, बॉयज हॉस्टल में कहानी बनती है कि किसी ने सुसाइड किया था, चुड़ैल आती है, जी पता जी नहीं क्या जी। क्या। तो ऐसा सुपरस्टिशन था, जो भी था, कोई उधर जाता ही नहीं था, और बिल्कुल लाइट वाइट भी नहीं जलती थी उस एरिया में, क्योंकि बिल्कुल एंड में था। रिसेंटली मैं किसी के साथ, एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड जो थी, उनसे बात कर रहा था, और ओके। उसना
ठीक है, अभी आप कॉल पे हो, बात करते करते आप घूमते घूमते टहल रहे हो, वैसे बात करते करते मैं उधर से गुजर रहा था, पर मुझे रियलाइज़ नहीं हो कि वही एरिया है जहाँ पे जा रहा हूँ। मैं अपने मस्त बात कर रहा हूँ, इम्प्रेस करने के चक्कर में बात करते 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 ऐसे ऐसे जा रहा था। गर्मी का टाइम था एक्चुअली ये। सडनली एक बड़ा सा बैट आया, मुझे इस कंधे पे बहुत कस के मारा और चला गया। तब मुझे रियलाइज, अरे मैं तो यहाँ आ गया हूँ। और जब वो उस जगह पे आते ही पहले तो ना नेटवर्क जैसे बात करता बिल्कुल आवाज़ कटने लग गई। मेरे को एक सेकंड तब मुझे रेजर में कहाँ आ गया, और वहाँ पे खड़ा होके ना यार वो एक अजीब सी फीलिंग थी, एग्जैक्टली सेम। मैंने ये कैसा जगह है, ये कुछ तो है। और मैं बोला भाई कहाँ फंस गया मैं जल्दी से फ़ोन रख के भाग के आया। और जब भाग के आया, मैं भाई मैं कहाँ चला गया था, अपने आप को देखा मिरर में तो मैं जब यहाँ पे चेक किया, इतना पूरा लाल हो गया था बॉडी, कि इतने कस के बैट ने मुझे मारा था ना। अब वो उसने सेव करने के लिए मारा कि क्या के लिए किया, वो डिस्ट्रैक्शन के लिए था कि आगे मत जाओ, क्या था पता नहीं। बट वो जो भी इंसिडेंट उस टाइम पे हुआ था ना, बहुत डरावना था मेरे लिए। सागर कई बार ना हम स्टोरीज सुन लेते हैं हाँ। तो उतना शायद फील नहीं होता होगा, बट जब आप खुद उस स्टोरी में हो ना, तो अगर वहाँ पे एक छोटी सी आवाज़ भी आ गई ना, तो जो गूज़बम्प्स आपके खड़े होंगे ना, जब आप उस स्टोरी को बताओगे उनको उतना फील नहीं होगा। सो आपको तभी फील होता है जब आप उसके अंदर होते हो। हाँ, मतलब मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो जिस तरीके का डर अगर आपको फील हो रहा है, मुझे उसे डबल ट्रिपल डबल फील फील हुआ होगा। था। तो इमेजिन ये जो भी कनाडा में स्टोरी हुई है, हाँ। देहरादून में हुई है, हमें सुन के भी जितना बहुत लग रहा है ना, जो स्टोरी में प्रेजेंट हैं उनकी क्या हालत हुई होगी। सच में उस और मोमेंट ये पे। मैंने सुना है कि जिनके साथ बीतती है उनको ये चीज़ पता होती है। आई एम यूजिंग दिस एज अ फ्रेज, जिनके साथ बीती होती है उनको पता होता है। वही है, जिसके साथ होता है वही समझ सकता है। हाँ। वो तो है। आपके साथ ऐसा कुछ, क्योंकि आप उड़ीसा से हो, उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे अर्बन लेजेंड्स होते हैं, या फिर आपके आसपास पे आपके गांव के ऐसे कोई जगह की कुछ कहानी थी जो बहुत फेमस थी? अ, बचपन में देखो इतना आप एक्सपोज नहीं होते हो कि तरह तरह की कहानी आपको सुनने को मिल जाए कहाँ पे क्या चल रहा है। बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड होती हैं, आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। तो क्या हुआ, हमारे ना एक क्लोज रिलेटिव है, उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने अपने आप को अ, टांग लिया था। मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, कभी कभार सेंसर हो जाता है वो। अपने आप को टांग लिया था, उनकी ख़त्म हो गए थे वो। बहुत छोटी सी स्टोरी है, बट मैं आपको एक्सपीरियंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ना नंबर ऑफ डेज होते हैं जो मुझे पता नहीं होता है कि अच्छा 12 दिन में ये होता है रिचुअल, 13 दिन में ये रिचुअल होता है। तो एक रिचुअल होता है कि इतने नंबर ऑफ डेज के बाद आपको जाके उस रूम में सोना होता है जहाँ पे वो ख़त्म हुए थे, ओह। क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दोगे तो उनका वास हो जाएगा वहाँ पे, फिर आप वो घर यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा। तो ह्यूमन प्रेजेंस आपको रखना है वहाँ पे। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं, 4-5 लोग उस रूम में सोने के लिए, और सबकी हालत ख़राब हो जाती है। बट एक होता है ना बड़ों में जो इन सब चीज़ों से उतना डरता नहीं है, हिम्मत वाला होता है, अरे चलो कुछ नहीं होता। तो वो सब करके उस रूम में सोते हैं। लेकिन क्योंकि वो हमसे इतने क्लोज रिलेटेड थे और ऐसा सबका कहना है कि उनका जो प्रेजेंस है वो हमारे घर में दिखने लगा। जहाँ पे वो ख़त्म हुए थे वहाँ पे तो सब लोग जाके सो रहे हैं, कोई प्रेजेंस वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। हमारे घर में प्रेजेंस शो होने लगा इस वे में कि रात के 3 बजे डेली कोई हमारे घर के सामने झाड़ू लगाता है, रात के 3 बजे। मतलब आवाज आती थी? हाँ, झाड़ू की आवाज़ आती थी, और मेरी दादी का कहना है। ओके। और बूढ़े लोग सेंसिटिव होते हैं, उनको इतनी नींद वींद नहीं आती है। और दादी का कहना है कि एक पैर पे झाड़ू लगाता है वो, जो भी है, एक पैर पे झाड़ू लगाता है। और दादी का जो रूम है वो बाहर की तरफ है, तो उनकी खिड़की खोल के हमारे घर का फ्रंट दिखता है, ठीक है? अगर आपने मेन डोर खोल लिया बाहर आने के लिए, तो वो एक पैर पे ही शू करके ऐसे तेज़ करके चला जाएगा और अगले दिन आप बीमार पड़ जाओगे। और दादी का कहना था कि ये वही रिलेटिव है जो आके, जो एक अच्छी एंटिटी है, वो शायद मिस कर रहा है या फिर जो भी है, वही आके एक पैर पे झाड़ू लगाता है। और ये किसी एंटिटी में कन्वर्ट हो गई है, इसलिए वो अपने ओरिजिनल रूप में नहीं है बल्कि इस अजीब से रूप में है। और यही था कि एक पैर पे इतने तेज़ी से चले जाते हैं। और दूसरा एक छोटा सा इंसिडेंट ये है कि हमारा जो घर है गाँव वाला, उसको कर्स्ड बोला जाता था, या फिर है भी बोलूँगा। श्रापित घर। हाँ, वो इस वजह से क्योंकि उसके काट करने के लिए ना जो चीज़ हमने करी है, वो चीज़ हमारे घर में अभी भी है। और हमारे घर में उस चीज़ के बारे में किसी को याद नहीं है। ओनली द पुराने जो लोग हैं, उनको याद है। जब मैंने जाके खुद उनको कन्फ्रंट किया
कि ये इस रीज़न से लगा था ना, मेरे को याद है अभी भी। तो वो शॉक हो गए कि तुझे कैसे याद है? क्योंकि सब लोग भूल चुके हैं, जो आज के जनरेशन के हमारे कज़िन्स वगैरह हैं, मुझे याद है। और बड़े जो लोग हैं ना, इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे डरे ना। तो जब जाके मैं खुद कन्फ्रंट करता हूँ ना, तो लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं कि कीप इट टू योरसेल्फ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे याद है वो। हुआ ये था कि 2 बजे रात को हमारी छत पे डेली कोई डांस करता है। पायल की आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ आती है 2 बजे, डेली। और जब ये चीज़ें बढ़ने लगी, हमने पूजा पाठ कराया और जगन्नाथपुरी से कुछ तो कलश में दिया गया। अब मुझे इतनी मेमोरीज़ अब याद नहीं कि एग्ज़ैक्टली याद था। वो हमने रूम में अभी भी टाँगा हुआ है ऊपर। और उसके बाद से ये चीज़ें कम होने लग गई। एंड वन फाइन डे हमारा घर का जो बैकयार्ड था, उसमें एक मरे हुए बछड़े का सर मिला, कटा क्या? हुआ। उफ। हाँ। और अब क्योंकि शायद ये 2002-3 की बात है, मैं बहुत छोटा रहा हूँगा सागर। तो मुझे बहुत ही हल्के-हल्के मेमोरीज़ हैं। एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था मुझे पता नहीं है। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब आप छत पे जाते हो, स्टेयर्स में रेलिंग्स नहीं होती साइड में, और रेलिंग का जो एंड होगा, यानी जो फर्स्ट स्टेयर होगा, उसके पिलर पे एक छोटा-सा स्फेयर शेप का वो लगा दिया जाता है, मतलब एस्थेटिक पर्पज़ से ना। हाँ, हाँ, समझ गया। तो उसके जगह पे हमने उस मरे हुए बछड़े का जो सर था ना, मतलब एग्ज़ैक्टली सर नहीं लगाया, बट वो शेप हमने दिया है। मेरे पास फ़ोटो है, वीडियो होंगी, मैं आपको दूँगा। बिना ही मुझसे माँगे ना प्लीज़ ये पॉडकास्ट रिलीज़ मत करना, मेरे पास पक्का है। आई जस्ट हैव टू सर्च एंड गिव यू। तो वो रेलिंग का जो एंड था ना, वो उस बछड़े का सर हमने बनाया सीमेंट से, उसकी आँखें अच्छे से बनाई हैं। क्या कनेक्शन है मुझे पता नहीं है। वो बछड़ा मिला हमारे बैकयार्ड में, उसका सर यहाँ बनाया हुआ है। कहने का मतलब है कुछ तो है, देयर इज़ गोइंग विद आवर हाउस। वो नाचना, वो जिस चीज़ जो टंगी हुई है, इट इज़ 2026 नाउ, अभी भी टंगी हुई है। इसकी भी फ़ोटो है, मैं आई विल सेंड यू। उसके बाद से चीज़ें कम होने लगी और हमारा घर कर्स्ड है, ये भी मैंने अपने बड़े बूढ़े से सुना था, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका एक हाथ या पैर टूटा ना हो। वी आर अ बिग फैमिली, 25 मेंबर्स हैं हम लोग, एक ही घर में रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसका हाथ या पैर टूटा हो। आई वाज़ 6 मंथ्स ओल्ड, 6 मंथ्स ओल्ड, स्कूटर के नीचे आके मेरा राइट वाला पैर ये हिप से टूट गया था, मतलब लटक गया था। 6 मंथ्स ओल्ड में मैं वो क्या बोलते हैं, प्लास्टर करके गले में पैर को टाँग के रखा था। एवरी पर्सन इन आवर फैमिली, उनका हाथ पैर टूटा हुआ है। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एवरीबॉडी, 25 मेंबर्स हम लोग, एवरीबॉडी। और अभी हम लोग हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है, यानी हमारे पापा लोगों ने तो रह लिया, हम लोगों ने भी झेल लिया। नाउ वी आर प्लानिंग कि हम वो लैंड चेंज करें, यानी उस घर में या तो कुछ और करेंगे, या तो मतलब वी आर नॉट प्लानिंग टू स्टे देयर, क्योंकि हमारे पापा की, उनके बच्चों की जनरेशन तो खराब हो गई। पापा लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो ना खराब हो। खराब इन द सेंस, मैं बहुत प्राइवेट चीज़ें बता रहा हूँ आपको। हाथ पैर टूटना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो मैं बता सकता हूँ। एबनॉर्मलिटी आना, मेरा कज़न है वो एबनॉर्मल। कई हमारी मम्मियाँ हैं, मम्मियाँ मतलब दूसरे पापाओं के जो वाइफ। वाइफ्स हैं, किसी के चाइल्ड अंदर ही ख़त्म हो जाना, किसी का फर्स्ट चाइल्ड मर जाना, तो कैन रिलेट। सब टूटे फूटे हैं और जनरेशन इजीली बढ़ आ नहीं रहा है। तो वी आर नाउ जेन्युइनली प्लानिंग कि हम इस प्लॉट को चेंज करके वी विल मेक आवर घर कहीं और। पॉडकास्ट के बाद मैं ढूंढ के दिखा दूंगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मेरे पास होंगी फोटो या वीडियो पक्का। नहीं, ठीक है, आप लोग जब मैं बात करेंगे उसके पीछे मैं इधर हाँ, कर हाँ, कर हाँ, दूंगा हाँ। वीडियो में। मानस भाई, यार, आई पहले तो आई रियली विश कि जो भी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में हो रही है वो ठीक हो जाए। आई रियली प्रे थैंक टू यू दैट सो मच। कि जो भी है वो सब ठीक हो जाए, आपकी आगे जनरेशन में से चीज़ें ना हो। ऑल्सो द स्टोरीज जो आपने हमारे साथ शेयर किया, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। डरावना तो था ही, बट हाँ। उसके साथ थोड़ा ऐसा मिस्ट्री था उसमें ना, जो जी, चीज़ों जी, में, जी। विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत इंट्रिग किया और मुझे आपसे बात करते करते मेरी जो 2 स्टोरी जो मुझे याद है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री थी ऑडियंस के लिए। जी। वेल, थैंक यू सो मच रहस्य अनफोल्डेड में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। जिस तरह की आपने स्टोरी सुनाई है, आई विश हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। जैसे रौना, थैंक यू। थैंक यू।